वर्मा में देखिए कैसे हुआ, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे उसका इतिहास जानना पड़ेगा कि हाँ, वहाँ पे पहले कैसे शुरुआत हुआ, कौन उसको खत्म किया, कौन सा पार्टी था। तो यहाँ से ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। तो वहाँ पे हम इन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो का जो पीडीएफ है, देखिए पीडीएफ से ज़्यादा आपको ये वीडियो देखना में है ज़्यादा फायदा है, क्योंकि पीडीएफ में आपको जितना दिया गया है वो हम वहीं पे आपको कवर करेंगे जो यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीज़ जो है आपको हम ऐसे करके यहाँ पे लिख के बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो यहाँ पे यह वीडियो आप बहुत देख लीजिएगा, जरूरी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला यहाँ पे अध्याय था कि लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको लोकतंत्र के बारे में जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है। देखिए लोकतंत्र जो है एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें जनता की भागीदारी होती है। यानी आपको लोकतंत्र जहाँ पे शासन है वहां पे देखिएगा जनता का इसमें भागीदारी होता है, क्योंकि जनता ने ही वोट देकर अपने नेता को चुनता है। तो यहाँ पे जनता का भागीदारी होता है लोकतंत्र में। और सैनिक तंत्र में क्या होता है कि सैनिक तंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता की बागडोर होती है सेनापति एवं सैनिक के पदाधिकारियों को होती है। तो यहाँ पे एक लोकतंत्र में देख लीजिए जनता का भागीदारी, लेकिन जो सैनिक तंत्र है तो इसमें जो शासन व्यवस्था देखेगा वो आपको सेनापति देखेगा या उसके जो सैनिक पदाधिकारी है, इसमें वो आपको निर्णय लेगा किसी देश में कि हाँ, मान लीजिए किसी देश में सैनिक तंत्र है तो वहां का जो भी निर्णय है वहां पे सेनापति लेगा या उसके सैनिक पदाधिकारी है वो मिलकर लेता है। जैसे लोकतंत्र में है तो हम लोग के देश में लोकतंत्र है तो यहाँ पे देखिए कोई भी निर्णय लेना पड़ता है तो सबसे पहले आपको संसद में पास कराना पड़ता है कानून, या आपको उसमें जितने भी लोकतंत्र में है लोग हम लोग भेजे हैं नेता लोग चुन के, वहां पे वो सब जो है बैठकर पहले विचार विमर्श करता है, तब वहां पे कोई जो डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे लोकतंत्र में ये है, जबकि सैनिक तंत्र में आम जनता से जो भी वहां के देश जो आम जनता के लोग है वहां से कोई राय नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट कोई भी नियम लाना हो डायरेक्ट ला दीजिए आपको चलेगा। ये सैनिक तंत्र है। और एक और होता है आपको राजशाही, जिसको बोलते हैं राजतंत्र। तो राजतंत्र का जो राजा होता है उसको प्रधान जो होता है वहां का राजा होता है। और ये राजा जो होता है यही आपको डिसीजन लेता है, अपने अंदर जो भी मंत्री रहता है गण उसमें मिलकर सब अपना जो है डिसीजन लेता है। और यहाँ भी है आपको जो अगला जो राजा बनता है उसका जो है वंश जो होता है उसके अंश के आदमी ही बनते हैं। यहाँ पे आपको जनता नहीं चुनता है राजा को, जनता राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका पोता राजा बनेगा। तो यहाँ पे आपको वंश जो होता है क्या उसको हम बोलते हैं वंशानुगत होता है, यानी उसको हम बोलते हैं क्या, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा फिर उसका बेटा बनेगा राजा। तो ऐसा इसमें होता है, यानी आपको राजा चुनने का अधिकार जो है वो आपको लोगों को नहीं होता है। तो ये तीन समझ लिए, लोकतंत्र, आपको सैनिक तंत्र और फिर राजतंत्र। अब देखिए यहाँ पे इसी को हमको बाद में यहाँ पे देखिए एक है देश था पोलैंड। पोलैंड जैसे साम्यवादी देश में पहली बार किसी मजदूर संगठन का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे आपको पोलैंड के बारे में अच्छे से कवर करना पड़ेगा कि हाँ पोलैंड में कैसे जो है साम्यवादी संस्था था, फिर उसको मिटाकर जो है आपको एक मजदूर संगठन आया जो जाकर लोकतंत्र का यहाँ पे स्थापना किया था। तो उसके बारे में हम चलिए एक एक करके यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी आप पढ़िएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि पोलैंड के मजदूर संगठन का नाम था सोलिडेरिटी, और यहाँ पे जिसका नेतृत्व कर रहा था कौन, तो लेक वालेसा। अब यहाँ पे ये सब पढ़ लिया लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा कि हाँ ये क्या क्या है। आपको जब पढ़िएगा दिमाग खराब हो जाएगा कि हाँ याद कैसे रहेगा। तो हम चलिए इसको शुरू से कवर करते हैं कि यहाँ पे देखिए पोलैंड में जो है कैसे कैसे यहाँ पे काम हुआ था। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोलैंड का। पोलैंड की अगर बात की जाए तो देखिए पोलैंड हम लिख देते हैं पहले पोलैंड। देखिए जो पोलैंड था ये आपको एक देश है, और ये जो देश है वो पड़ता है यूरोप में। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है, यूरोप का एक देश है। इसकी राजधानी अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो कहाँ पड़ता है, राजधानी इसकी पड़ता है वारसा में, इसकी राजधानी है वारसा। तो यहाँ पे इसकी राजधानी हो गई, अभी वर्तमान की हम बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो था आपको एक साम्यवादी जो है शासन व्यवस्था था। साम्यवादी का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें भी जो है आपको एक निरंकुश शासन होता है, और यहाँ पे जनता का भागीदारी इसमें नहीं होता है। जो भी निर्णय लेना पड़ता है इसमें जो आपका शासन रहता है जो इसका नेतृत्व करता है वही इसमें लेता है। तो पोलैंड में जो है एक साम्यवादी शासन था। यहाँ पे जो साम्यवादी शासन था तो ये कब था, आपको 20वीं शताब्दी में, यानी 1980 के आसपास था ये, यहाँ पे आपको पोलैंड में। तो बस इतना आपको अभी समझ में आ गया होगा हम क्या क्या यहाँ पे आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे एक साम्यवादी जब वहाँ पे चल रहा था आपको वहाँ पे पार्टी, तो यहाँ पे एक साम्यवादी पार्टी का जो नाम था वो था आपको पोलिश यूनाइटेड। तो यहाँ पे एक पार्टी थी जिसका नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पोलिश यूनाइटेड वर्कर, यहाँ पे वर्कर्स था। तो ये आपको वहां पे पार्टी था एक साम्यवादी का कि पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स, और इसी का जो है वहां पे शासन चल रहा था 1980 के आसपास में।
यहाँ के जो इस ये पार्टी जो था इसका एक जो नेतृत्व करता था, यानी जो पोलैंड का नेतृत्व करता था, वो था जारूलेंस्की। और ये जो आपको जारूलेंस्की व्यक्ति था, यह एक निरंकुश शासक था, यानी आपको वहां पे अच्छा काम नहीं करता था, ये जनता का शोषण करता था। अब यहाँ पे इसी के समय में पोलैंड में एक घटना घटती है, और उसी के परिणाम क्या होता है कि एक नया पार्टी बनता है जो आप देखे हैं, सोलिडरिटी। और वह आपको नेतृत्व करता है, और फिर आपको यहाँ पे संघर्ष होता है, तब जाके लागू होता है वहां पे लोकतंत्र का। तो यहाँ पे घटना एक क्या घटता है, तो यहाँ पे चलिए हम उसको देखते हैं। यहाँ पे एक घटना घटता है, और यह घटना घटता है कौन सा, तो एक वहां पे कारखाना रहता है मजदूर का, जिसका नाम रहता है लेनिन जहाज कारखाना। तो ये आपको एक जहाज का कारखाना रहता है कहाँ पे, तो पोलैंड में। तो इसमें एक ऐसा समय आता है, इसमें एक घटना घटता है। घटना क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ये आपका जो लेनिन कारखाना था, इसमें जो है एक घटना घटता है 14 अगस्त 1980 को। तो यहाँ पे 14 अगस्त 1980 को एक घटना घटता है, और ये घटना क्या होता है, तो यहाँ पे जो घटना होता है, एक क्रेन महिला होती है, एक आपका एक महिला होती है जो क्रेन चलाती है, यानी एक क्रेन चलाने वाली महिला होती है, जिसको जो है नौकरी से निकाला जाता है इसमें। तो क्रेन चलाने वाली यहाँ पे महिला है, इसको जो है गलत तरीके से क्या करता है, ये जो लेनिन जहाज कारखाना है, इस महिला को जो है गलत तरीके से नौकरी से निकाल देता है। तो यहाँ पे जब नौकरी से निकाल दिया, तो यहाँ पे गलत तरीके से निकाला गया था, इसलिए यहाँ पे जितने भी इस कारखाने के मजदूर जो लोग थे, ये मजदूर जो लोग आपको यहाँ पे इसको फिर से बुलाने के लिए, यानी कंपनी में वापस करने के लिए, एक जो है वहां पे क्या किए, तो आपको हड़ताल किए। अब यहाँ पे जब हड़ताल हुआ, तो उस समय क्योंकि ये साम्यवादी सरकार थी आपको पोलैंड में, तो पोलैंड में साम्यवादी सरकार होने के कारण क्या हुआ कि वहां पे हड़ताल करना एक गैर कानूनी काम था। यानी ये लोग जो अब हड़ताल कर रहे थे, वो वहां पे गैर कानूनी माना जाता था साम्यवादी सरकार में। तो यहाँ पे ये गैर कानूनी वहां पे था करना, कि हाँ आपको, अगर आप जबरदस्ती यहाँ पे करते हैं तो आपको गिरफ्तार भी हो सकते हैं। ये साम्यवादी सरकार में ये था कि आपको, जितने भी मजदूर है या कोई भी है, आपको पोलैंड में जो है आप हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हड़ताल करना था क्योंकि उसको बुलाना था, गलत तरीके से निकाला गया था। तो उसके लिए हड़ताल जो है बहुत लंबा प्रोसेस चला गया, हड़ताल जो है एक अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगा। तो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, चलिए हम उसको देखते हैं। जब यहाँ पे देखिए हड़ताल शुरू हो गया, अब बताएं आपको हड़ताल शुरू हो गया, तो हड़ताल जो है आपको चला किसके नेतृत्व में, तो यहाँ पे इसके हड़ताल के जो नेतृत्व करता थे, वह आपको थे, यही आपके थे लेक वालेसा। जब आप लोग पढ़ रहे थे ऊपर कि हाँ लेक वालेसा कौन था, तो इसी के नेतृत्व में जो है यह आपका हड़ताल चलने लगा था। जब हड़ताल यहाँ पे चलने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हड़ताल तो था वहाँ पे कानूनी आपका अधिकार नहीं था कि हाँ आप यहाँ पे हड़ताल कर सकते हैं। और ये जो लेक वालेसा था, ये भी आपको, ये कंपनी से पहले ही निकाला गया था, और ये एक प्रकार का इलेक्ट्रीशियन था। ये पहले इसी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन था, इसको भी यहाँ पे निकाल दिया था। तो इसी के नेतृत्व में जितने भी उस कंपनी के, यानी लेनिन जहाज के जो जितने भी मजदूर थे, वो सब आकर इसके नेतृत्व में जो है हड़ताल करने लगे। और यहाँ पे इसका एक संगठन बनाया इन्होंने, और उस संगठन जो बना था उसी का यहाँ पे आप नाम देख रहे थे, जिसका नाम था सोलिडरिटी। तो यहाँ पे ये जो था, ये जो आपका सोलिडरिटी था, यही संगठन बनाया गया था इसके द्वारा। और यहाँ पे क्योंकि देखिए, क्योंकि ये लिनन जहाज कंपनी था, तो यहाँ पे लिनन जहाज जो था एक आपका, इसमें मजदूर लोग, यहाँ पे जो मजदूर थे वही लोग इसमें आपके भाग ले रहे थे, यानी लिनन जहाज के। तो यहाँ पे क्योंकि मजदूर जो था इसमें, तो यही इसको बोला जाता है कि हाँ एक प्रकार का एक मजदूरों का संगठन था। और यहाँ पे बनवाया था किसको, किसने बनाया था, तो लेक वालेसा ने बनाया था। और धीरे धीरे आपको एक साल के अंदर ही है, इसमें 1 करोड़ से ज्यादा आदमी इसमें जो है जुड़ गया। अब यहाँ पे जुड़ने के बाद क्या हुआ, क्योंकि सरकार को यहाँ पे बात माननी पड़ी, क्योंकि जब ज्यादा लोग जुड़ गया हड़ताल में, तो यहाँ पे सरकार को यहाँ पे नहीं चला। और जाकर फिर क्या हुआ कि 1988 में, उससे पहले भी एक और आपका इसमें संधि हुआ था एक, और मतलब जब ये खूब ज्यादा अपना उग्र सीमा पे आ गया कि हाँ अब हम नहीं मानेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे, जो जिसको निकाले हैं आप, उसमें जो महिला थी, जो क्रेज चलाने वाली महिला थी, उसको वापस लाइए। तब यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो है आपको एक संधि हुई, जब नहीं माना यहाँ पे, जो आपका इधर सरकार था जिसका शासन चल रहा था, जो जारूलेंस्की था, तो यहाँ पे जारूलेंस्की, और साथ में यहाँ पे आपका जो लेक वालेसा, तो इसके दोनों के बीच में एक संधि होती है। और यहाँ पे दोनों के बीच में जो संधि होती है उसको हम बोलते हैं कौन संधि, तो उसको बोलते हैं गंडास्क संधि। तो ये आपको ये भी याद रखिएगा, गंडास्क संधि किसके किसके बीच में हुई थी, तो जारूलेंस्की और आपको जो लेक वालेसा था, यानी आपको सोलिडरिटी और आपके जारूलेंस्की सरकार के बीच में एक यहाँ पे संधि होती जिसका नाम है गंडास्क संधि। अब यहाँ पे संधि हुआ, तो उसको यहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन थी और साथ में
और आपका जो क्रेन चलाने वाली महिला थी, यहाँ पे उसको बुलाकर इसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन फिर भी जो है आपको जो ज़ेलेंस्की निरंकुश शासक था, ये बात नहीं माना और आपको फिर जनता का शोषण करने लगा। उसके बाद आपका एक और जो है हड़ताल किया जाता है, ये आपके सॉलिडरिटी के दौरान। चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो आपका सॉलिडरिटी था, यहाँ पे ये जो सॉलिडरिटी संस्था था, जब यहाँ पे फिर दोबारा जब ये जो शासक था ज़ेलेंस्की यहाँ पे अपना जो है निरंकुश शासन चलाने लगा, तो यहाँ पे आपको सॉलिडरिटी ने क्या किया, 1988 में एक और जो है आपको पोलैंड में बहुत बड़ा हड़ताल किया। तो यहाँ पे जब पोलैंड में बहुत बड़ा हड़ताल किया, तो यहाँ पे देखिए इसके नतीजे यहाँ पे क्या निकले। तो पोलैंड में आपको इन्होंने हड़ताल शुरू कर दिया सॉलिडरिटी ने, और यहाँ पे इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो अभी आपको बताए थे लेक वालेसा। तो यहाँ पे इसका नाम जरूर आपको याद रखिएगा, लेक वालेसा। इसी के नेतृत्व में जो है फिर 1988 में यह दोबारा जो है आपको हड़ताल करने लगा, और यहाँ पे ज़ेलेंस्की सरकार ने यहाँ पे आपको जबरन क्या किया, मजदूरों को जेल में डालने लगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपको जो आपके यहाँ पे इसके जो शासक थे पोलैंड के उस समय के ज़ेलेंस्की, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कानूनन जुर्म था एक प्रकार से कि यहाँ आप लोग जो है नहीं कर सकते हैं क्या आपको हड़ताल। लेकिन जब हड़ताल करने लगा तो यहाँ पे लेक वालेसा और ज़ेलेंस्की ये दोनों के बीच में संघर्ष छिड़ गया, और यहाँ पे ज़ेलेंस्की सरकार ने क्या किया कि अपने सिपाहियों को जो है ऑर्डर दे दिया कि हाँ जितने भी मजदूर है उन सबको पकड़ कर जेल में डाल दिया जाए। तो यहाँ पे विरोध जो है बहुत आग की तरफ फैल गया। और यहाँ पे जब क्योंकि ये जो आपका सॉलिडरिटी संस्था था, इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ गए थे, तो उसके कारण यहाँ पे जो लोग का जो था इसमें जनसंख्या ज़्यादा होने से यहाँ पे जो ज़ेलेंस्की का सरकार था उसको यहाँ पे झुकना पड़ा था। अब क्योंकि ये झुकना पड़ा, यानी इसको ज़ेलेंस्की का यहाँ पे हार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 1989 में फिर आपको 1988 में ये हुआ था। फिर आपको 1989 में क्या हुआ कि ये आपको ये दोनों में यानी लेक वालेसा और यहाँ पे आपको ज़ेलेंस्की में एक और यहाँ पे आपको समझौता होता है, और समझौता के तहत यहाँ पे पोलैंड में जो है आपको चुनाव होता है। तो यहाँ पे जो पोलैंड में चुनाव होता है यहाँ पे, तो चुनाव जो होता है उस पे 100 सीट पे चुनाव होता है। तो जब 100 सीट में जो यहाँ पर चुनाव हुआ और इसमें दोनों ने भाग लिया, यानी ज़ेलेंस्की ने और आपको लेक वालेसा ने, तो यहाँ पे चुनाव के बाद क्या हुआ, जो 99 सीट है अकेले आपको यहाँ पे लेक वालेसा जीत गया, यानी सॉलिडरिटी की जो संस्था थी वो जीत गई। तो यहाँ पे लेक वालेसा ने जो है 99 सीट यहाँ पे जीत गया। समझ लीजिए कि 100 में से 99 यानी 99% यहाँ पे कौन जीता, तो आपका सॉलिडरिटी यानी आपको लेक वालेसा का जो है पार्टी यहाँ पे जीत गया। और जीतने के बाद में ही यहाँ पे 1990 में जो है यहाँ पे जब जीत गया तो लेक वालेसा जो है यहाँ पे चुने गए राष्ट्रपति। तो यहाँ पे वहाँ के पहले निर्वाचित जो है राष्ट्रपति चुने गए लेक वालेसा। तो यहाँ पे आप जो है पोलैंड का जो कहानी था आप यहाँ पे समझ लिए होंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे जो है आपको सरकार बनी थी, लोकतंत्र यहाँ पे चुना गया था। तो पहले निर्वाचित जो है राष्ट्रपति कौन बने, तो यहाँ पे बने लेक वालेसा। तो इसका नाम जो है आपको नाम याद रखना है। तो यहाँ पे पोलैंड के बारे में जो है बहुत सी चीज़ें यहाँ पे समझ लिए होंगे। सबसे पहले पोलैंड के हम बताए हैं कि पोलैंड जो है एक प्रकार का देश है जो कहाँ पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है यूरोप में। इसकी राजधानी जो है वार्सा है। यहाँ पे साम्यवादी सरकार था, और साम्यवादी सरकार में जो है कौन यहाँ पे राजा था, तो यहाँ पे था आपके ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की जो है यहाँ का शासक जो था आपको निरंकुश था। तो ये यहाँ पे कम से कम इतना जो आपको पॉइंट याद रख लिए। बाकी जो है हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे इसका एमसीक्यू, तो वहाँ पे आपको इसको अच्छे से और हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए अब आपको पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए पॉइंट दिया गया था कि पोलैंड जैसे साम्यवादी देश, तो पोलैंड कैसा था, तो साम्यवादी देश था। पहली बार किसी मजदूर संगठन ने वहाँ पे क्या किया था, तो आपको जन्म लिया था। और यहाँ पे मजदूर संगठन कौन था, तो बताए थे आपका सॉलिडरिटी था। और यह आपके पोलैंड के मजदूर संगठन था, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लेक वालेसा था। और बाद में यही लेक वालेसा जो है पहली बार निर्वाचित वहाँ के राष्ट्रपति बने थे पोलैंड का। कब बने थे, तो यहाँ पे आपको अभी डेट बताए हैं 1990 में बने थे। तो ये भी आपको याद रखना है कम से कम। तो यहाँ पे देख लिए पोलैंड के बारे में। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट। अगला यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया गया है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है बुद्ध काल में, यानी आपको भारत की बात हो रही है, तो प्राचीन काल में बुद्ध काल में यहाँ पे कई गणराज्य जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम थी। आपको याद रखना है कि आपको विश्व की पहली गणराज्य कहाँ पे आपको लागू हुई थी, तो आपको हुई थी बिहार में। याद रखना है कहाँ पे, बिहार में। बिहार में कहाँ हुई थी, तो बिहार में एक लिच्छवी गणराज्य था। तो लिच्छवी गणराज्य जो है आपको विश्व की पहली जो है यहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था लागू की थी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा आपको जो बहुत सारे जो आपको जो बुद्ध काल में जितने भी राज्य थे
उसमें भी जैसे साक्य हो गया, बहुत सारा राज्य था जहाँ पे आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वहाँ पे लागू थी। लेकिन पहली कहाँ पे थी, तो याद रखिएगा आपको लिच्छवी में थी। ये आपको पॉइंट जो है याद रखना है, और ये बिहार में थी। उसके बाद देखिए अगला है, प्राचीन भारत के लिच्छवी गणतंत्र की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक थी। यहाँ पे देखिए यही जो लिच्छवी थी, यहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था था, और ये सबसे पहला बार जो है यहाँ पे किया गया था। जैसे यहाँ पे देखिए पहला जो है लिच्छवी जो गणतंत्र थी वो आपको राजधानी कहाँ की थी, तो वैशाली की थी। याद रखिएगा वैशाली की राजधानी जो है लिच्छवी थी। वर्तमान समय वैशाली की बात करें तो बिहार राज्य का एक जिला है, और ये आपका जो वैशाली वाला जिला पड़ता है हाजीपुर साइड में, यही आपको पड़ता है वैशाली जिला। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मत देने का जो अधिकार है मताधिकार है, यानी आपको मत देने का अधिकार मिला है तो समझ लीजिए आपको मताधिकार उसको कहा जाता है। यानी आपको यहाँ पे इसका नियम होता है कुछ कि हाँ आपको 18 साल होना चाहिए, तभी आप जाके वोट दे सकते हैं। और इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ था आपको, तो ये सब आपको 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। तो बाकी आगे भी हम उसके बारे में पढ़ना है। अब देखिए आगे यहाँ पे है अगला यहाँ पे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का सामूहिक सुरक्षा दृष्टिकोण से किया गया है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र का गठन है, जो आपका एक संस्था है, इसका जो है सामूहिक सुरक्षा के लिए किया गया है। यानी आपको जितने भी देश है उसके सुरक्षा के लिए इसका संगठन किया गया है। युद्ध विभीषिका को कम कर विश्व में शांति की स्थापना करना जो है इसका प्रधान लक्ष्य है। यानी ये जो संयुक्त राष्ट्र बनाया गया है, अगर मान लीजिए विश्व में जो है युद्ध हो रहा है तो उसको शांति स्थापना करने के लिए बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र को। और संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी आपके बुक में जो है पॉइंट दिया गया था कुछ। तो चलिए हम लोग यहाँ यहीं पे इसको खत्म कर लेते हैं, ताकि जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे एमसीक्यू बनाएंगे, कम से कम 50-60 तो एमसीक्यू इसमें दिया गया है। तो इसको हम लोग जब बनाएंगे तब यहाँ पे आपको अच्छे से और चीजें वहाँ पे क्लियर होगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। बात करते हैं यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम यूनाइटेड नेशन बस इतना लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ पे इसकी सबसे पहले स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे स्थापना याद रखिएगा 1945 में हुई थी। ये सब आपके बुक में दिया गया है, हम अपने तरफ से कुछ नहीं आपको बता रहे हैं, जो बुक में दिया है वही बता रहे हैं। तो यहाँ पे हल्के मत लीजिएगा कि हाँ इधर उधर से बता रहे हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सब आपके बुक में दिया गया है। जो बुक में दिया गया हम उसी की यहाँ पे बात करेंगे, इतना समय नहीं है कि हाँ आपको एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड किया जाए। तो यहाँ पे स्थापना हुआ था 1945 में, और यहाँ पे इसमें अंग कितने हैं, तो टोटल जो है इसके 6 अंग हैं। 6 अंग में कौन कौन है, तो यहाँ पे पहला जो है आपको याद रखना है, पहला होता है महासभा। दूसरा अगर हम देखें इसमें, तो दूसरा इसको हम बोलेंगे सचिवालय। इसमें सचिवालय है आपको, इसके 6 अंग है, 6 का इसमें याद रखिएगा क्योंकि बुक में ये दिया गया है। उसके बाद एक होता है सुरक्षा परिषद। उसके बाद हम बात करें चौथे की, तो चौथा इसमें याद रखिएगा न्यास परिषद। उसके बाद जो इसमें पांचवा होता है वो हम याद रखेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद। यहाँ पे हम लिख देते हैं आर्थिक एंड सामाजिक परिषद, ये सब इसी का अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो यहाँ पे ये परिषद हो गया। और छठा जो होता है इसमें वह होता है आपका, इसका क्या छूट गया, महासभा हो गया, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, और एक आपका न्यास परिषद हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक होता है जिसका मुख्यालय पड़ता है कहाँ पे, आपको द हेग में। यहाँ पे इसका मुख्यालय जो है आपको हेग में पड़ता है। और बाकी का यहाँ पे जो मुख्यालय है ये पांचों का, यानी आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का छोड़कर अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो इन सब का जो मुख्यालय पड़ता है वह पड़ता है इसकी राजधानी न्यूयॉर्क में। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय पड़ता है हेग में, और बाकी ये जो 5 है, साथ में जो यूएन है इसका मुख्यालय पड़ता है न्यूयॉर्क। तो ये आपको एक पॉइंट यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो यूएनओ है, ये जो आपका यूएनओ है, यहाँ पे आपको याद रखिएगा इसमें जो है टोटल 15 सदस्य है। अब ये जो 15 सदस्य है इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इसमें 10 जो है आपको अस्थायी होते हैं, और 5 जो होते हैं इसमें ये आपको अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये अस्थायी सदस्य वाला जो है बहुत पूछता है आपके एग्जाम में। ये जो आपको अस्थायी सदस्य है, 5 अस्थायी मतलब इसमें 5 अस्थायी सदस्य कौन होते हैं यूएनओ को, चलिए हम लोग यहाँ पे उसको देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें 5 इसमें जो सदस्य थे जिसका अस्थायी सदस्य की हम बात बोल रहे हैं यूएनओ का, तो इसमें 5वें देश का नाम आपको याद रखना है। एक आपका है अमेरिका, तो यहाँ पे हम अमेरिका लिख दिए। दूसरा इसका देश आता है आपका रूस। तीसरा की अगर हम बात करें तो आपके ब्रिटेन। उसके बाद देखिए 5वां जो आता है आपका फ्रांस। चौथा फ्रांस हो गया, और 5वां जो आता है आपका चीन।
ये जो है आपके 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं और ये कभी नहीं बदलते हैं। और बाकी जो आपके 10 सदस्य थे, जिसको हम बोल रहे थे अस्थायी सदस्य, तो ये जो आपके अस्थायी होते हैं, इनका जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे चुनाव होता है और तब जाके इसमें शामिल होते हैं, यानी 2 वर्ष तक इसमें कार्यकाल इनका रहता है। तो यहाँ पे यूएनओ के बारे में जो है इतना पॉइंट आपके बुक में दिया गया था। तो आपको यूएनओ के बारे में इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे ये क्या काम करता है, तो जब विश्व में शांति स्थापना करने के लिए इसका स्थापना जो है किया गया है। अब देखिए अगला यहाँ पॉइंट देखेंगे, निषेधाधिकार के प्रयोग जो है का जो है वीटो कहा जाता है और संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी सदस्यों को जो है यह अधिकार यहाँ पे दिया गया है। यानी अभी आप देख रहे थे जो 5 सदस्य था, यहाँ पे आपके जो अस्थायी सदस्य थे 5 कौन कौन थे, तो आपको अमेरिका, उसके बाद देखिए रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो ये जो आपको जो पांचों यहाँ पे देश था, इसको एक वीटो पावर प्राप्त है। मान लीजिए कोई भी आपको यहाँ पे अगर देश अगर शामिल होना चाहता है किसी में, अस्थाई में या अस्थाई में, अगर यहाँ पे अस्थाई देश में से पांचों देश जो है अगर इसे मना कर देता है तो आपको वह उसमें शामिल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वीटो पावर जो क्यों दिया गया है, यानी मनाही, यानी मना करने के लिए। निषेध का मतलब होता है मना करना, यानी निषेधाधिकार के प्रयोग के लिए आपको वीटो पावर कहा जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र के 5 जो अस्थायी सदस्य है उसको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे अगर हम एक और चीज देखें यूएनओ के बारे में, जो आपके पिछले बार जब बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ था तो वहां पे पूछा था, जो आपके बुक में नहीं दिया गया है। तो वहां पे क्या पूछा था, चलिए हम लोग यहाँ पे उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि यूएनओ में जो है आपको यहाँ पे भाषा होता है कि एक आधिकारिक भाषा और एक आपका कार्यकारी भाषा होता है। तो इसका एक ट्रिक भी हमको बताया कि सर्फ एसी में, यहाँ पे लिख लेना है सर्फ एसी में, यानी देखिए 4 और ये 2, यानी जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 6 भाषा होता है। तो 6 भाषा जो होता है आपको आधिकारिक भाषा होता है। यानी एस से यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्पेनिश, आपको स्पेनिश हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, एस से आपका स्पेनिश हो गया। ई से आपका यहाँ पे क्या होता है, तो आपको इसमें इंग्लिश, यानी आपको अंग्रेजी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंग्लिश। उसके बाद देखिए आर से जो होती है आपके रूस का भाषा जो है रूसी, वह होता है। ए का यहाँ मतलब होता है क्या, तो आपके फ्रेंच। उसके बाद देखिए ए से जो है आपके अरबी और सी से आपका जो चीनी भाषा है। ये जो है आपको, ये आधिकारिक भाषा है वहाँ का, मतलब यूएनओ का आधिकारिक भाषा है, ये आपको भी याद रखना है। ये आधिकारिक भाषा जो होता है ये यूएनओ का होता है। और इसी में से, यानी इसी में से जो 2 भाषा है वो आपको कार्यकारी भाषा कहलाता है। तो कार्यकारी भाषा इसमें कौन है, आपको उसको याद रखना है कौन है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं सर्फ एसी में, तो देखिए आपको सर्फ एसी में जो कौन सा इसमें वर्णमाला का 2 अक्षर है जो आपको अल्टरनेट आता है, यानी ये अल्टरनेट नहीं, यानी एक के बाद एक आता है। जैसे देखिए आपका ई के बाद जो एफ है उसके बीच में कोई वर्ड गैप नहीं है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश और साथ में आपको ई के बाद एफ आता है, यानी आपको फ्रेंच। तो इंग्लिश और फ्रेंच जो है इसका कार्यकारी भाषा है और बाकी ये सर्फ में एसी जो है ये आपको आधिकारिक भाषा है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था आपके जो बीपीएससी टीआरई है उसमें जो है आपको पिछला बार क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे ये भी आपको इससे याद रखना है, ये आपको बुक में नहीं दिया गया है, आपको हम अलग से बताए हैं। अब हम चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चयन जो है, यानी जो निर्वाचन के माध्यम से होता है, यानी लोकतंत्र में जो भी व्यक्ति चुने जाते हैं, जो भी नेता लोग हम चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, तो उनका जो चुनाव होता है वो आपको चुनाव के माध्यम से ही आपको चुना देखिए जाते हैं, आप लोग वोट देने तब जाकर वो आपको व्यक्ति चुना जाता है। जैसे अभी चुनाव होने वाला है आपको लोकसभा का, आपको 2024 में देखिएगा, आप सबको जाकर वोट दीजिएगा, यानी सब कोई वहां पे निर्वाचन कीजिएगा, तब जाकर आपको प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। तो यहाँ पे चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र में होता है। लोकतंत्र में लोगों का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यानी लोकतंत्र में देखिए आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि आपको यहाँ पे किसी टॉपिक पे आप विचार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति यानी आप कुछ बोल सकते हैं, यानी आपको बोलने का, यदि आपको मालूम होगा जो आपका आर्टिकल कितना है 19 है, वो आपको दिया गया है कि आपको कोई विषय पे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ बोलने के भी यदि लोकतंत्र में रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक और आ गया घाना वाला देश। घाना जो है पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसका जो नाम है गोल्ड कोस्ट था। यहाँ के जो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एनक्रूमा के नेतृत्व में 1957 में घाना को आज़ादी मिली थी और आज़ादी के बाद एनक्रूमा जो है घाना के प्रधानमंत्री बने थे और फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे। लेकिन यहाँ पे ये जो व्यक्ति था एनक्रूमा, यहाँ पे जब राष्ट्रपति बन गया तो यहाँ पे अपने आप को ये बोला कि हाँ हम आजीवन भर जब तक जीवित रहेंगे तब तक राष्ट्रपति बनेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये बोल दिया तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ। यहाँ जब लोकतंत्र की स्थापना कर दिया तो लोकतंत्र में चुनाव होता है, लेकिन यह बोल दिया कि हाँ हम आजीवन भर राष्ट्रपति बनेंगे, तो यह जाकर जो है वहां पे लोकतंत्र है फिर आपको समाप्त हो चुका था।
तो घाना के बारे में भी चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं, जो आपके बुक में इतना पॉइंट दिया गया है घाना के बारे में, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें घाना के बारे में, घाना की अगर बात करें तो घाना भी एक प्रकार देश है, और इसका बताए हैं कि इसका जो है पुराना नाम क्या है, तो आपको गोल्ड बुक में भी दिया गया है गोल्ड कोस्ट। ये आपका गोल्ड कोस्ट घाना की राजधानी थी। यहाँ पे आपको ये भी जो देश था ये ब्रिटेन का यहाँ पे उपनिवेश था, यानी यह भी आपको ब्रिटेन का गुलाम रह चुका था। तो यहाँ पे आपको ये जो है आपके ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी ब्रिटेन ने इसको भी जो है भारत की तरफ गुलाम बनाया था। अब यहाँ पे जब गुलाम बनाया था तो यहाँ पे गुलामी के बाद जब ये स्वतंत्र होता है तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष छिड़ता है कि हाँ आपका मेरा अधिकार यह मिलना चाहिए। तो राजनीतिक यहाँ पे अधिकार के लिए लड़ाई छुड़ता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राजनीतिक, यानी राजनीतिक यहाँ पे अधिकार हेतु लड़ाइयाँ यहाँ पे शुरू हो जाता है। यह जो आपके राजनीतिक हेतु लड़ाई जब होता है तो यह किसके नेतृत्व में होता है, यही आपको पढ़े हैं जो व्यक्ति एनाक्रूमा, तो इसका पूरा नाम था लामे एनाक्रूमा। तो ये आपको जो था लामे एनक्रूमा, ये आपको घाना का एक व्यक्ति था। ये जो था आपको एक शिक्षक था, और ये आपको एक सुनार का बेटा था, ये लामे एनाक्रूमा। तो यहाँ पे इसके नेतृत्व में जो है राजनीतिक अधिकारों के लिए यहाँ पे लड़ाई होता है। और लड़ाई के बाद यहाँ पे क्या होता है कि 1957 में ये जो आपको घाना देश है वो आपको इसके नेतृत्व में, यानी लामे एनकुरमा के नजदीक में नेतृत्व में ये एक देश है जो आजाद हो जाता है। तो जब ये आजाद हो जाता है तो यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं किसको, तो यही बनते हैं लामा एमाक्रुमा। तो यहाँ पे ये जो लामे एमाक्रुमा है ये आपको 1957 में घाना के जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट भी जो है वहाँ के ये बन जाते हैं। अब जब प्रेसिडेंट बन गए तो यहाँ पे क्योंकि ये लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी, तो जब जहाँ पे लोकतंत्र होता है तो वहाँ पे ये कहना है कि हाँ भाई जो भी यहाँ पे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना है वो एक समय सीमा रहता है, जैसे भारत में 5 साल के लिए है कि हाँ आप 5 साल यहाँ पे चुनाव में जीतिए और फिर दोबारा आइए। लेकिन यहाँ पे ये अपने को आजीवन बोल दिया कि हाँ हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पे उसी के निर्णय के कारण जो है यहाँ पे जो लोकतंत्र था उसकी यहाँ पे भंग हो गई और ये समाप्ति हो जाता है। गाना किसमें, तो घाना में। घाना के बारे में याद रखिएगा, आपको पुराना नाम इसका क्या है, तो आपको गोल्ड कोस्ट आपको ये बुक में दिया है। और यहाँ पे ब्रिटेन का एक गुलाम था, राजनीतिक हेतु यहाँ पे लड़ाई लड़ी, और ये किसके नेतृत्व में हुआ, तो लामे एनिक्रोमा के। और ये एक शिक्षक थे, और 1957 में जो है आपको घाना आजाद हुआ था। तो यहाँ से घाना के बारे में आपके बुक में इतना पॉइंट दिया गया था जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो घाना के बारे में इतना पॉइंट आपको ध्यान में रहेगा कि घाना जो है, देखिए घाना है पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसका नाम पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था। एनक्रुमा के नेतृत्व में 1957 में घाना को आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद जो है जो एनक्रुमा थे वहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए, और बाद में चलकर वहाँ के राष्ट्रपति भी चुने गए। तो यहाँ पे घाना के बारे में जो है इतना यहाँ से याद रखिएगा। अब हम देखिए अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि वर्तमान वैश्वीकरण के युग में वैश्विक लोकतंत्र स्थापित करने की मांग जोर पकड़ रही है। क्योंकि वैश्वीकरण फैल रहा है तो जितने भी देश है एक मंच पे आ रहे हैं, तो वहां से क्या हो रहा है कि सब में लोकतंत्र स्थापित होने की जोर पकड़ी है। और यदि संयुक्त राष्ट्र जैसी विश्व स्तरीय संस्था लोकतांत्रिक ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन करे तो वैश्विक लोकतंत्र स्थापित करने की परिकल्पना जो है साकार होगी। क्योंकि यहाँ पे जब वैश्वीकरण हो रहा है, तो अभी कल ही हमको पढ़ाए थे आपको वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरे देश को एक मंच पे लाना। तो वहां पे जब देश एक जगह मिल रहा है तो यहाँ पे जो लोकतंत्र जहाँ जहाँ पे है उसका फायदा लोग देख रहा है, और लोकतंत्र फायदा होने से यहाँ पे सब देश चाह रहा है कि हम अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करें। और उसको लागू कराने का जो काम है संयुक्त राष्ट्र करा सकती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो है यह काम करती है विश्व में शांति लाने के, विश्व को एकजुट करने की। तो यहाँ पे अगर संयुक्त राष्ट्र चाहेगी तो आपको विश्व के सभी देशों में यहाँ पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो लागू करवा सकती है। तो यही यहाँ पे बात लिखी गई है। अगला यहाँ पे है कि किसी दूसरे शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाले क्षेत्र को उपनिवेश बोलते हैं। यानी उपनिवेश की बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे उपनिवेश, भारत भी एक प्रकार का उपनिवेश था। भारत किसका उपनिवेश था, तो ब्रिटेन का था। यानी यहाँ पे यह ब्रिटेन जो है
उपनिवेश स्थापित किया था किस पे, तो आपको भारत पे। जब भारत पे ब्रिटेन यहाँ पे ब्रिटेन ने जब भारत पे जो है निवेश बनाया था, तो यहाँ पे ब्रिटेन का पूरा तरह से राजनीतिक नियंत्रण, यानी जो भी यहाँ पे आपको निर्णय लेगा राजनीतिक रूप से, वह ब्रिटेन लेता था। जो भी कानून बनाता था वह ब्रिटेन बनाता था। तो यहाँ पे अगर कोई देश आपको उपनिवेश बना रहा है तो समझ लीजिए वह आपके ऊपर राजनीतिक नियंत्रण, यानी जो भी कानून बनाएगा वह आपको वही देश बनाएगा, जैसे ब्रिटेन ने भारत पे बनाया था। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए पॉइंट दिया गया है कि मजदूरी करने वाले लोग को संगठन को मजदूर संगठन कहता है। यानी आपको अभी आप देखे हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे पोलैंड के बारे में, तो वहां पे सोलिडिटी था। तो सोलिडिटी जो कैसा संस्था आपका संस्था था, वो मजदूरों को था। और यहाँ पे इसके बारे में आप जान चुके हैं। अगर उसका जो मजदूरी उसमें है, मजदूर लोग उसमें शामिल हुए हैं, तो उसको मजदूर संगठन बोलेंगे। और देखिए ये संगठन अपने रोजगार को कायम रखने और आधुनिक सुविधा पाने के उद्देश्य से कायम किए जाते हैं। तो यहाँ पे मजदूर संगठन के बारे में समझ लिए। अब देखिए एक जो है यहाँ पे तख्ता पलट वर्ड जो है बहुत बार सुनेंगे आप। ये तख्ता जो पलट है, यहाँ पर किसी सरकार को एकाएक और अचानक गैर कानूनी तरीके से उखाड़ फेंकना, वो कहलाता है तख्ता पलट। और इसमें आपको हिंसात्मक भी हो सकता है और ये अहिंसात्मक भी हो सकता है। ये आपको तख्ता पलट यहाँ पे याद रखिएगा। तख्ता पलट के बारे में हम लोग आगे बहुत यहाँ पे बात करने वाले हैं जब हम लोग एमसीक्यू कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आप इसमें जो हम अभी देखे हैं जितने फैक्ट, तो ये आपको फैक्ट बुक में इससे भी ज्यादा है, और उसको हम लोग करेंगे एमसीक्यू के रूप में। तो यहाँ पे एमसीक्यू देखिएगा बहुत जरूर है। एमसीक्यू हम लोग जब देखेंगे तो वहाँ पे जो भी इसमें जो थोड़ा मोड़ा पॉइंट छूटा गया है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो देखिए एक प्रकार से देखिए यहाँ पे बुक में आपके दिया गया था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी किस देश को जो है कब मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार मिला था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1893 में जो है न्यूजीलैंड को मताधिकार का प्राप्त हुआ था, यानी वहां पे लोग वोट दे रहे थे। उसके बाद देखिए 1917 में रूसी क्रांति हुआ था और रूस में आपको वोट देने का अधिकार मिला। उसके बाद देखिए उसके अगले साल 1918 में जर्मनी को, उसके बाद 1919 में जो है नीदरलैंड को। उसके बाद नीचे हम आएंगे तो देखिए यहाँ पे 1928 में जो है ब्रिटेन को वोट देने का अधिकार मिला, 1931 में श्रीलंका को, 34 में तुर्की को, 1944 में फ्रांस को। और उसके बाद अगर देखा जाए भारत को कब मिला, देखिए भारत को जो है 1950 में मिला, और उससे पहले आपको 1945 में मिला था जापान को, 1950 में भारत को, 51 में अर्जेंटीना को, 52 में देखिए यूनान को, 55 में मलेशिया को, 62 में ऑस्ट्रेलिया को, 1965 में अमेरिका को, 1978 में स्पेन को, और फिर जाकर 1994 में जो है दक्षिण अफ्रीका को। तो ये जो आपको देश है यहाँ पे इन सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार किस ईस्वी में मिला था, यहाँ पे आपको दिया गया था। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यू को। यहाँ पे इसके एमसीक्यू जो है देखना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे आप जरूर जो है लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी थोड़ा मोड़ा जो टॉपिक छूटा था उसको हम लोग यहाँ पे आगे छूटा उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके हम एमसीक्यू को। और देखिए यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा जो कथन है सही नहीं है। यानी लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है उसके बारे में चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर यहाँ पे है कि लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। अभी आपको बताया है कि लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता रहती है। अनुच्छेद भारत में दिया गया अनुच्छेद 19। 3 नंबर है यहाँ पे देखिए लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार है। आपको ये भी है, आप पढ़िएगा जब 19 का 4, तो यहाँ पे जब इसमें आपको 4 नहीं 19 का जब 2 पढ़िएगा, 4 में आपको चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, 2 में आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे उसमें भी यह यानी आपको यह अधिकार दिया जाता है लोकतंत्र में। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो लोकतांत्रिक देश है वहां पे लोग जो है विरोध कर सकता है। ये आपका गलत पॉइंट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा। जबकि चौथा यहाँ पे ऑप्शन था कि लोकतंत्र में चुने गए नेताओं को ही हमारे देश में शासन का अधिकार होता है। तो ये आपको ये लोकतंत्र में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है आपको लोकतंत्र देशों में जो है लोगों को विरोध करने की आजादी भी रहती है, यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये आपका नहीं होगा, इसलिए आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलेंगे 2 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। यानी लोकतंत्र को विस्तार करने में यहाँ पे देखिए किसकी यहाँ पे मदद मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पढ़िए, विदेशी लोकतांत्रिक शासन आक्रमण। तो यहाँ पे ये उसके बाद देखिए अगला है सैनिक तख्ता पलट, या आपको प्रेस का प्रतिबंध, या लोगों का संघर्ष। तो यहाँ पे जब लोकतंत्र के विस्तार होता है तो यहाँ पे लोग जो है
लोगों के द्वारा लोगों का संघर्ष जो है उसका मदद मिलता है, ना कि आपको विदेशी आक्रमण जो वहाँ पे नहीं होगा। सैनिक का तख्ता आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे चुनाव होता है। प्रेस को आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र में यहाँ पे प्रेस को आज़ादी दी जाती है। तो यहाँ पे मदद किससे मिलती है? लोगों को संघर्ष से। तो यहाँ पे केवल लोग जो है संघर्ष कर सकता है। वहाँ पे ना आप प्रेस का प्रतिबंध लगा सकते हैं, ना ही आपको सैनिक तख्तापलट कर सकते हैं, और न ही यहाँ पे विदेशी लोकतांत्रिक शासन पर आक्रमण कर सकते हैं। तो ये आप सब होता है, 2 का यहाँ पर डी हो जाएगा। 3 नंबर यहाँ पे देखिए, नेपाल में उग्र राजनीतिक दल को क्या बोलते हैं? तो नेपाल में जो उग्र राजनीतिक दल था उसको मतलब बोलते हैं माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो नेपाल के बारे में भी आपको बुक में पढ़ना था कि नेपाल जो है कैसे स्वतंत्र हुआ था। तो चलिए हम लोग नेपाल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, और नेपाल के बारे में जब पढ़ लेंगे तो फिर आपको नेपाल के बारे में जब एमसीक्यू पूछेगा तब आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा और पूरा आपको याद होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं नेपाल के बारे में। सबसे पहले हम बात करें नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में जानते होंगे बिहार से सटा हुआ यह देश है। और नेपाल जो है, नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? नेपाल में जो है पहले तो था आपको वहाँ पे राजतांत्रिक व्यवस्था था। पहले वहाँ पे लोग जो है आपको राजा लोग वहाँ पे रहते थे। लोकतंत्र वहाँ पे कैसे आया इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि आपके बुक में यही दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए लोकतंत्र की बात करें यहाँ पे तो 1948 में जो है सबसे पहली बार यहाँ पे जब नेपाल जो है आज़ाद हुआ था, तो 1948 में जो है यहाँ पे जो है पहला संविधान का बना था यहाँ पे। तो पहला संविधान नेपाल में कब बना था? तो 1948 में बना था। जब यहाँ पे पहला संविधान बन गया तो उसके बाद यहाँ पे जो है संविधान बन गया, तो इसके तहत यार निर्णय लिया गया कि यहाँ पे जो है राजा यहाँ के शासन बनेंगे। तो यहाँ पे वास्तविक जो शासक बनता था वो कौन बनता था? तो राजा बनता था। यानी वास्तविक वहाँ का शासक जो है यहाँ का राजा बनता था नेपाल में। ये आपको 1948 की हम बात बोल रहे हैं। फिर आपको 1959 में जो है यहाँ पे एक राजा थे और उन्होंने जो है एक नया संविधान बनाया। तो 1959 में एक जो है नया संविधान बनाया गया यहाँ पे। और ये जो है नया संविधान बनाया किसने? तो राजा महेंद्र थे, उनके द्वारा। यानी यहाँ पे राजा महेंद्र के द्वारा जो है यह संविधान 1959 में एक प्रकार का ये नया संविधान बनाया गया। जो 1948 से बना था उसमें जो है एक वास्तविक जो है राजा जो है वहाँ का वास्तविक शासक होता था। लेकिन ये जो नया संविधान बना तो जो 1959 में इसमें तहत क्या हुआ? तो इसमें आपको लोकतंत्र की इसके तहत स्थापना हो गई। ये जो नया वाला बना, अब जब यहाँ पे स्थापना हो गई लेकिन तो फिर इसको बाद में जाकर फिर आपको 1962 में इसको समाप्त कर दिया गया। यानी जो नया संविधान बना था 1962 में जो है इसको समाप्त कर दिया जाता है। जब यह समाप्त हो जाता है तो उसके बाद फिर यहाँ पे 1990 में क्या होता है कि 1990 में यहाँ पे एक बहुदलीय यानी बहुत सारे दल मिलकर यहाँ पे जो है बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो यहाँ पे बहुदलीय लोकतंत्र लिख देते हैं हम। बहुदलीय लोकतंत्र की जो है स्थापना होती है 1990 में। और यहाँ पे आपको क्या होता है, आपको इतना कम से कम याद रखिएगा, नेपाल जो है लोकतंत्र स्थापना कैसे हुआ? तो 1948 में पहला संविधान बनाया गया और इसके तहत जो है राजा वहाँ का शासक होता था। फिर 1959 में जो है नया संविधान बना और यहाँ पे जो है लोकतंत्र की स्थापना हुआ। लेकिन यहाँ पे 1962 में इसे समाप्त कर दिया गया और 1990 में एक बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना वहाँ पे होती है। तो जब यहाँ पे बहुदलीय लोकतंत्र की वहाँ पे स्थापना होती है तो उसके लिए जाकर 1991 में जो है नेपाल में आपके चुनाव होता है। तो नेपाल में जब चुनाव होता है यहाँ पे 1991 में, तब जाके यहाँ पे एक पार्टी जो है सरकार में आती है और यहाँ पे आपको सरकार बनती है लोकतांत्रिक का। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1991 में यहाँ पे नेपाल में जो है क्या होता है? तो चुनाव होता है। नेपाल में चुनाव होता है 1991 में। और यहाँ पे आपको नेपाली कांग्रेस एक पार्टी रहती है। यहाँ पे आपको नेपाल में चुनाव जब होता है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक जो है नेपाली कांग्रेस आपकी यहाँ पे नेपाली कांग्रेस जो पार्टी रहती है इसकी यहाँ पे सरकार बनती है। कहाँ पे? तो नेपाल में। अब इसके तहत जब जीत गया था तो यहाँ पे इसके जो प्रधानमंत्री एक नए चुने गए और वो बने जीपी कोइराला। तो यहाँ पे हम ये भी लिख रहे हैं जीपी कोइराला। जो कोइराला टाइटल होता है वो नेपाल वाला का होता है। ये यूपी कोइराला होगा। जैसे सुने होंगे मनीषा कोइराला, तो जो मनीषा कोइराला थी वो भी आपको एक राजा की बेटी थी वहाँ की। तो ये भी आपको याद रखिएगा, ये राजा की नहीं, आपको दूसरे राजा की बेटी थी वो। तो यहाँ नेपाली कांग्रेस ने यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार की यहाँ पे क्या कर ली, वो आपको यहाँ पे इसकी सरकार बन गई। कब? तो 1991 में हुए चुनाव में। अब यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ कि 1996 जब आया, मतलब ये सरकार चल रहा था 1991 से लेकर 95 तक यह सरकार अपना शासन किया।
लेकिन 1996 में आपको यहाँ पे माओवादियों के द्वारा एक राजतंत्र स्थापित की गई। आपको माओवादी जो थे, आपको उग्र शासक थे ये लोग, और इसके द्वारा क्या हुआ, आपको नेपाल में जो है माओवादियों के द्वारा, जो नेपाल जो बिहार के लोग हैं, माओवादी के नाम बहुत सुने होंगे, जो बिहार से सटा हुआ एरिया है, पश्चिमी चंपारण से लेकर उधर चल जाइए, पूरा पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, उधर जो है नेपाल के बारे में जो लोग जानते हैं वो माओवादी का नाम जरूर सुने होंगे। तो ये जो आपको जो माओवादी था, इसने जो है आपको यहाँ पे जो सत्ता थी उसको समाप्त कर देता है, और फिर जाके आपको 2005 में, यहाँ पे 2005 में जो है राजा ज्ञानेंद्र के द्वारा यहाँ पे इसको अंत कर दिया जाता है। यानी जो संसद जो पहले आपको स्थापित हुआ था यहाँ पे चुनाव के लिए 1990 में, यहाँ पे 2005 में जो क्या होता है, जो संसद था उसको भंग कर दिया जाता है। तो संसद को भंग किया 2005 में, किसने किया, तो आपको ज्ञानेंद्र ने। यहाँ पे आपको याद रखिएगा, ये जो है ज्ञानेंद्र थे। तो ज्ञानेंद्र ने यहाँ पे आपको 2005 में संसद को जाकर भंग कर दिया, और यहाँ पे पुनः जो है आपको लोकतंत्र की स्थापना होती है 2005 में। और 2005 से लेकर देखिएगा नेपाल में अब तक जो है आपको वहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी पीएम चुने जाते हैं। तो यहाँ पे 2005 के बाद अगर देखा जाए तो आपको असली रूप से जो है नेपाल में आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था का यहाँ पे लागू हुआ था। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा कि नेपाल में कब आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुआ, तो 2005 में आपको लोकतंत्र स्थापित हुआ था नेपाल में। ये आपको जो है पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग जब नेपाल के बारे में पढ़ेंगे जब भी एमसीक्यू में, तो वहां आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आपको आएगा। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। तो यही क्वेश्चन था कि नेपाल के उग्र जो राजनीतिक दल थे उसको हम क्या बोलते थे, माओवादी। और माओवादियों ने ही आपको 1996 में जो है आपको वहां की राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। ये आपको याद रखिएगा। अगला चलेंगे हम, अगला पॉइंट देखिए, आपको पढ़ना है चिली में पिनोशे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ था। अब देखिए आपको अब यहाँ पे आ गया चिल्ली के बारे में, आपके बुक में पढ़ना है कि चिल्ली के बारे में। चिल्ली जो है एक राष्ट्र है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ये पिनोशे क्या है, पिनोशे एक संगठन है कि कोई व्यक्ति है या कुछ है। तो इसके बारे में आपको चिल्ली के बारे में जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आप कितनों नाक रगड़ लीजिएगा, क्वेश्चन जो है आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब हम समझेंगे चिल्ली के बारे में। खाना के बारे में पढ़ लिए, नेपाल के बारे में पढ़ लिए, अब हम थोड़ा जानते हैं यहाँ पे चिल्ली के बारे में, क्योंकि चिल्ली के बारे में आपको क्वेश्चन जो है बहुत मिलेगा और ये बुक में दिया गया है। हम अपने तरफ से कुछ नहीं यहाँ पे बता रहे हैं, हम अपने तरफ से अगर बताएंगे तो आपको यहाँ बता देंगे कि हाँ हम अपने तरफ से बता रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे चिल्ली के बारे में। चिल्ली की बात करें तो चिली जो है आपको जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, यानी आपको जो नीचे वाला अमेरिका है आपको दक्षिणी अमेरिका, इसमें देखिएगा पड़ता है एक लंबे लंबे, आपको देखिएगा ये जो आपको ऐसे ऐसे जो है देश आपका नीचे एक ठो, यहीं पे आपका चिल्ली है। तो चिल्ली आपका एक कहाँ का देश है, तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका जो नीचे दक्षिणी जो अमेरिका है या उसका एक देश है चिल्ली। चिल्ली में अगर देखा जाए तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका का जो है देश था, और चिली में देखिए कैसे जो है लोकतांत्रिक गण वहाँ पे स्थापना हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे एक, जब उस समय अगर हम बात करें लोकतांत्रिक जो स्थापना हुआ उससे पहले, यानी आपको 1970 के आसपास में, तो वहाँ पे एक पार्टी की स्थापना हुई थी, और वह जो यहाँ के पार्टी का शासन चल रहा था उसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। तो चिल्ली में जो था पहले सोशलिस्ट पार्टी का यहाँ पे सरकार था। ये जो सोशलिस्ट पार्टी था वह चिली में यहाँ पे स्थापना था और शासन करा था, और इसके जो आपके संस्थापक थे, यानी जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, वो थे आयेंदे। इसका नाम था आयेंदे। आपको आयेंदे का नाम याद रखना है, आयेंदे का नाम जो है बहुत बार मिलेगा। तो ये जो आयेंदे था यही इसका शासक था, और इसी के नेतृत्व में यह आपको सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, और यह चिली में वहां पे शासन कर रही थी। तो 1970 में यहाँ पे एक जो है गठबंधन वाली सरकार बनी, यानी 1970 में हम लिख दे रहे हैं चिली में, 1970 में जो है आपको एक गठबंधन वाली सरकार बनी। तो यहाँ पे जो गठबंधन वाली सरकार बनी तो इसमें जो है बहुत सारे गठबंधन में, यानी बहुत सारे पार्टी मिलकर बनाया होगा। और ये गठबंधन वाली सरकार जब यहाँ पे बनी 1970 में, तो इस पार्टी के तहत जो है आपको जो है इसमें सरकार जो बनी थी, यह इसमें पार्टी इसमें कौन था, तो गठबंधन में तो बहुत पार्टी आता है, तो लेकिन कौन सा पार्टी जो है इसमें जाकर सरकार बनाया था अपना, तो यहाँ पे हम कलम पे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टी था वह बना था आपको पॉपुलर यूनिटी पार्टी। तो ये आपको याद रखिएगा, पॉपुलर यूनिटी जो पार्टी थी वो आपको चिली में सरकार बनाती है, कौन, 1970 में गठबंधन वाली सरकार। और इसी के तहत जो है आपको जो राष्ट्रपति बनते हैं इस गठबंधन में, यानी जो प्रेसिडेंट बनते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सो इसे समझ लीजिएगा प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनते हैं ये आपके बनते हैं आयेंदे। आयेंदे का नाम आपको याद रखना है, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। ये जो आयेंदे है यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं,
जब ये राष्ट्रपति बनता है आयंदे, तो यहाँ पे यह बहुत आपको काम करने वाला बहुत अच्छा शासक रहता है। तो जब ये शासक बनता है आयंदे, तो यहाँ पे चिल्ली में जो है बहुत सारे आपको सामाजिक सुधार काम करते हैं। तो यहाँ पे आयंदे के बारे में देखिए, बहुत सारा वहाँ पे सामाजिक सुधार काम किया यहाँ पे यह। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद यहाँ पे यह शिक्षा प्रणाली को अच्छे से लागू किया, शिक्षा व्यवस्था जो है आपको इसके ऊंचे उसको स्तर तक ले गया। उसके बाद वहाँ पे जितने भी भूमिहीन किसान थे, उसको यहाँ पे यह भूमि दिया। तो यहाँ पे भूमिहीन किसान को भूमि दिया। और इस सब काम को देखकर जितने भी चिल्ली के आपको शासक थे, जो भी जमींदार लोग थे या आपको अमीर लोग थे, तो जो भी जमींदार थे और साथ में आपको इसमें आपको आपको इसमें जो अमीर लोग थे, साथ में आपको जितने भी आपको जो विपक्ष में पार्टी थी इसकी, ये सब जो पार्टी है, ये सब मिलकर क्या किया, आपको प्लान बनाया कि हाँ यहाँ पे जो आयंदे हैं उसको यहाँ पे कैसे भी यहाँ से हटाया जाए। तो यहाँ पे हटाने के लिए बहुत सारा यहाँ पे हमेशा जो है इसमें षड्यंत्र रचता था। और यहाँ पे ये जो लोग हैं इसको विरोध करता था कि हाँ आप इसमें हट जाइए। तो इसके समय एक ऐसा समय आया जब यहाँ पे आप लोग इतना समझ लिए, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये सब जो विरोध करना शुरू किया, तो यहाँ पे इसके लिए जो है एक यहाँ पे खेल रचा ये सबके जमींदार अमीर ये विपक्ष ने। और यह कैसे रचा था, तो सबसे अगला यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक लोकतांत्रिक राज्य में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त रहता है, यानी लोकतंत्र में कौन कौन सा अधिकार जो है मिलता है। तो यहाँ पे देखिए पहला है मतदान का अधिकार, तो ये आपको मिलता है। विचार अभिव्यक्ति का, यानी ये भी मिलता है। राजनैतिक सहभागिता का ये भी मिलता है, यानी आपको ये तीनों जो अधिकार है लोकतंत्र में मिलता है। तो 34 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे चलेंगे हम, वो देखेंगे अब 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं मानी जा सकती है, यानी लोकतंत्र में कौन सा अधिकार नहीं दिया रहता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र में ये होता है। मतदान का अधिकार दिया जाता है। सी नंबर है कि बुद्धिमानों एवं मूर्खों के मत के मूल्य में भिन्नता रहती है। ऐसा बात नहीं है, जितने भी आपको लोग वोट देता है उस सब के वोट का जो मूल्य है वो आपको एक समान होता है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी नहीं मानी जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो नहीं माना जाता है लोकतंत्र में। तो यहाँ के 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कदम जो है अलोकतांत्रिक कहा जाएगा, यानी लोकतंत्र के खिलाफ है। तो यहाँ पे अलोकतांत्रिक वाला देखिए, पहला यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है कि न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना। तो ये अलोकतांत्रिक नहीं, ये लोकतांत्रिक बात है। लोकतंत्र में न्यायपालिका जो है स्वतंत्र होता है। उसके बाद देखिए आर्थिक नीति का जनहित के आधार पर तय किया जाना, तो यहाँ पे ये भी आपको लोकतंत्र में होता है और लोकतंत्र में नहीं होता है। संसद के द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक की जांच का अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका के पास होता, ये भी आपका लोकतंत्र में होता है। जो डी नंबर ऑप्शन है, विदेश नीति के निर्धारण में दूसरे देशों का हस्तक्षेप किया जाना, तो यहाँ पे विदेश नीति अगर आप कर रहे हैं तो दूसरे देशों आकर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। ये आपको अलोकतांत्रिक बात है, तो यहाँ पे लोकतंत्र के खिलाफ है। तो 36 का यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम अब यहाँ पे 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष जो है सैनिक तख्तापलट के द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथों में ली थी। तो अभी बताएं 1999 में जो है आपको, इसके पहले जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे उसको यहाँ पे हटाकर 1999 में जो है परवेज मुशर्रफ यहाँ पे बन गए थे। और उस समय नवाज शरीफ को हटाकर बने थे। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, नवाज शरीफ को जो है परवेज मुशर्रफ हटाकर यहाँ पे 1999 में जो है खुद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गया था और वहाँ पे सैनिक तंत्र लागू किया था। तो 37 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहां औरतों को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बुक के अनुसार शुरू मतलब है, तो बुक में जो है यह दिया गया था, लेकिन यहाँ पे ये सऊदी अरब इसका आंसर होता। लेकिन यहाँ पे 2015 में याद रखिएगा, 2015 से पहले ही जो सऊदी अरब की महिला थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन 2015 से जो है इनको वोट देने का अधिकार हो गया है। तो 38 का यहाँ पे इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। यहाँ पे याद रखिएगा इसका होता ये, लेकिन ये नहीं होगा। अब हम देखेंगे 39 नंबर, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यकों पूर्व के शासन से कब मुक्ति मिली, यानी जिम्बाब्वे आजाद कब हुआ था। तो यह हुआ था आपको 1980 में। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे बनाता है। तो लोकतंत्र को बनाता है। 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन।
41 नंबर है कि इनमें से कौन सा कारक जो है लोकतंत्र का दोष नहीं है। तो यहाँ पे लोकतंत्र का दोष कौन नहीं है, जैसे देखिए पहला है कि यहाँ पे कि जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था, ये आपको लोकतंत्र में नहीं होता है, और यही पूछा है कि लोकतंत्र में नहीं होता है, तो यहाँ पे तो पहला ऑप्शन ही हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला इसमें है कि लोकतंत्र का दोष यानी इसमें नहीं है, तो खर्चीली शासन व्यवस्था ये तो आपको वहाँ पे होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत, चरितार्थ या धनवानों की पूजा, तो ये सब जो है आपको लोकतंत्र का दोष नहीं है। लोकतंत्र का दोष ये है कि जनमत आधारित वहाँ पे शासन व्यवस्था, ये आपको उसमें दोष है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव होता है। तो लोकतंत्र जो है एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव होता है, किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे देखिए लोग करते हैं यानी लोग मिलकर, तो 42 का बी हो जाएगा। 43 नंबर है कि लोकतंत्र का प्रधान अवगुण है। तो लोकतंत्र में कौन सा गुण पाया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए लोकतंत्र में देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, या आपको विधि की समान, या पे बहुमत का शासन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे लोकतंत्र में ये जो है आपके जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये उसका जो है अवगुण है, लोकतंत्र में ये पाया जाता है। 44 नंबर है कि इनमें से किस प्रकार की शासन व्यवस्था को मूर्खों की सरकार कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मूर्खों की सरकार पूछ रहा है, किस शासन व्यवस्था को इसमें बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो लोकतंत्र है उसमें बोला जाता है कि मूर्खों का सरकार है, लोकतंत्र को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 44 का जो है ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 45 नंबर है कि मैक्सिको को आज़ादी कब मिली थी। तो आपके बुक में दिया गया है कि मैक्सिको की आज़ादी जो है आपको 1930 में मिला था। तो 45 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग अब 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के एक गांव में विद्यालय नहीं है, वहां के लोगों ने आपसी बैठक कर निम्नलिखित निर्णय लिए, इनमें से कौन सा जो निर्णय है आप अलोकतांत्रिक यानी आपको लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला जो यहाँ पे दिया गया है कि सरकार के विरुद्ध जनसभाएं करना, तो यहाँ पे ये तो कर सकता है, ये लोकतांत्रिक बातें हैं। अपने गांव में आए सरकारी अधिकारियों को बंधक बनाया जाए और उन्हें प्रताड़ित किया जाए। तो यहाँ पे देखिए जो भी लोग आते हैं सरकारी स्कूल बनाने, आप उसको ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते हैं, ये आपको अलोकतांत्रिक हो जाएगा। ये नहीं कि हाँ आप जो पढ़ाने आए टीचर या कोई आए सरकारी उसको बुलाकर पकड़ कर जबरदस्ती स्कूल बनवाइए, ऐसा नहीं होता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर है कि लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है। तो देखिए लोकतंत्र में किसका नहीं होता है, तो यहाँ पे नैतिक गुणों का जो विकास यहाँ पे होता है, चरित्र का होता है, बंधुत्व का भी होता है, भ्रष्टाचार का यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि विपक्षी दल या मीडिया जो है उसके खिलाफ आवाज उठाती रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 48 नंबर में लिखित में से कौन लोकतंत्र का दोष है, यानी लोकतंत्र का अवगुण यहाँ पे कौन है। जैसे देखिए दलीय व्यवस्था का विकास, उसके बाद यहाँ पे बहुमत की तानाशाही। देखिए लोकतंत्र का ये दोष है, बहुमत का तानाशाही जो है वहां पे नहीं चलता है, क्योंकि जो भी नियम बनता है वह संसद बनाती है, और संसद में या विपक्ष दल और आपके सत्ता पक्ष दोनों रहता है, तभी जाकर ये सब चीजें होती है। तो 48 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए देखिए यहाँ पे कौन जो है आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा का विकास लोकतंत्र को जो है यह आपको सफलता दिलाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता भी दिलाएगा, तभी जाकर आपको विपक्षी दल में काम करेगा। ये लिखित संविधान ये भी होना चाहिए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा जो है लोकतंत्र में आवश्यक नहीं है। तो 49 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चैप्टर समाप्त होता है, अब हम देखेंगे संविधान का निर्माण। तो अगला नंबर देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि चिल्ली में सैनिकों के द्वारा इस वर्ष जो है आयंदे को शासन पलट तख्ता पलट कर दिया गया था। यानी आप पढ़े थे चिल्ली के बारे में, तो चिल्ली के जो आपको सैनिक थे, आपको कौन थे, तो पिनासे जो था, या पिनासे ने आपको मालूम होगा, इसने आपको चिल्ली बंदरगाह पे कब्जा कर लिया था, और फिर जाकर आयंदे को वहां पे हटना पड़ा था। तो आयंदे कब हटा था, तो 1973 में हटा था। तो 20 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति यहाँ पे नहीं थी। तो पोलैंड की अगर हम बात करें, पोलैंड के बारे में पढ़ रहे थे कि वहां पे जो था जौलंस्की वहां पे शासक था, और वो एक प्रकार का साम्यवादी वहां पे शासक था। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सी स्थिति वहां पे नहीं है। तो यानी अब जब लोकतंत्र हुआ था उससे पहले वहां पे कौन नहीं था, उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए आपको पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार वहां पे था। तो यहाँ पे जो है ये आपको था, तो ये नहीं होगा आंसर। उसके बाद देखिए सरकार का समस्त उद्योग का नियंत्रण था। तो सरकार पे नियंत्रण था, क्योंकि साम्यवादी सरकार में होता है तो जितना भी आपको आर्थिक या जो भी आपको राजनीतिक फैसला लेना पड़ता है वो आपको सरकार लेती है। एक वहां पे दलीय व्यवस्था था, तो ये भी आपका सही है। जनता को अपनी सरकार चुनने की जो स्वतंत्रता वहां पे नहीं था, क्योंकि साम्यवादी सरकार में वहां पे हम अगर बात करें जब ये
पोलैंड में जब नहीं बना था लोकतंत्र, तो उससे पहले साम्यवादी सरकार है, और साम्यवादी सरकार में जो होती है वहाँ पे आपको जनता को अपनी सरकार चुनने का आपको यहाँ पे अधिकार नहीं होता है। तो 21 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग, देखेंगे अब हम 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी, तब भी चिली के लोग जो लोग उस अधिकारों के दौर पा सकेंगे, पा लेंगे। और ये आपको कहा गया था आयंदे के द्वारा। आपको बताए हैं कि आपको 1973 में जब यहाँ पे जो पिनासे था, जो पिनासे एक आपके जनरल था, जब यह सैनिक व्यवस्था वहां पे लागू करने वाला था, तो जब अधिकार कटे चिली के बंदरगाह पे, तो यहाँ पे आपको इसके द्वारा जो है आपको रेडियो पे जो है जो है उसको जो आपके यहाँ पे आयंदे था, उसको यहाँ पे बोला गया था कि राष्ट्रपति के पद पे त्याग दीजिए। तो फिर जो आपके जो राष्ट्रपति थे आयंदे, आयंदे ने आकर यहाँ पे इसको जवाब दिया था कि यहाँ पे आपको बोला था देशवासियों को, अपने चिली वासियों को बोला था कि जब देशद्रोह करने वाली ताकत थी ये अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी, तब भी चिली के लोग जो है उस अधिकार को दौर में पा लेंगे। ये आपको कहा गया था आयंदे के द्वारा। तो 22 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर देखिए, अगला 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगस्तो पिनासे के द्वारा शासन का सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये जो आपका अगस्त्य पिनासे था, ये आपका क्या था, तो ये जनरल था, यानी ये सेना का अधिकारी था। तो यहाँ पे इसके द्वारा क्या हुआ कि ये आपको जो आयंदे था उसको हटा दिया, और हटाकर आपको सैनिक तख्ता पलट, यानी अपने सैनिकों के द्वारा उसको हटाकर या खुद वहां पे आपको शासक बन गया था। तो यहाँ पे सैनिक तख्ता पलट का एक उदाहरण है वह। 24 नंबर आपका यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर है कि लोकतंत्र का विकास एक सॉरी यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो लोकतंत्र के कथन के बारे में चुनना है कि लोकतंत्र में यहाँ पे क्या सही होता है। तो यहाँ पे हम देखिए पहला ऑप्शन है कि लोकतंत्र का विकास रुक रुक कर हुआ। तो यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो यह आपका गलत हो जाएगा। लोकतंत्र का जो है क्रमिक विकास हुआ, तो ये आपका सही है। देखिएगा लोकतंत्र के क्रमिक यानी आपको एक के बाद एक हुआ। जैसे देखिएगा, जैसे आपको मान लीजिए पहले आपको भारत में हुआ, फिर पाकिस्तान में, फिर नेपाल में, यानी एक क्रम के रूप में हुआ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी हो जाएगा। आप चैप्टर का जो नाम है, आपको चैप्टर का नाम ही है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना जो है वो क्रमिक रूप से हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण यानी डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी जो बना है वह बना है ग्रीक भाषा से। तो यहाँ पे 25 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे हम चलेंगे अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि आंग सून सूकी का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ये जो आपको आंग सान सूकी है, ये आपको म्यांमार के आपको एक नेता थी। तो इसके बारे में यानी म्यांमार के बारे में भी पढ़ना था। तो चलिए हम थोड़ा म्यांमार के बारे में भी आपको बुक में दिया गया था जो आपको बता दे रहे हैं। तो म्यांमार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं म्यांमार। और ये जो म्यांमार है आपको मालूम होगा ये भारत से सटता है। और यहाँ पे म्यांमार में अगर हम देखा जाए तो इसका जो पुराना नाम है वह नाम है वर्मा, यानी इसको पहले हम लोग वर्मा के नाम से जानते थे। और म्यांमार में जो था आपको 1948 में जो है यह जब आज़ाद हुआ 1948 में, तो वहाँ पे आपको लोकतंत्र था शुरू में। जब यहाँ पे लोकतंत्र स्थापन हो गया और वह चल रहा था, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ 1962 तक जो है चला। और 1962 में क्या हुआ, यहाँ पे आपको सैनिकों के द्वारा इसको छीन लिया गया, और यहाँ पे सैनिक शासन जो है यहाँ पे लागू हो गया। तो 1962 में यहाँ पे सैनिक शासन जो है शुरू हो गया, और यहाँ पे आपको उसके द्वारा सैनिक का शासन हुआ, और जो पहले लोकतंत्र था उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। जब यहाँ पे चलने लगा फिर आपको जन आंदोलन हुआ, और 1990 में जो है यहाँ पे आपको एक चुनाव होता है। और यहाँ पे पहली बार चुनाव होता है 1990 में। तो पहली बार यहाँ पे चुनाव होता है 1990 में, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने विरोध किया। तो पहली बार यहाँ पे चुनाव हुआ, और चुनाव जब हुआ तो यहाँ पे एक जो पार्टी जीती थी उसका पार्टी का हम बात करते हैं। तो उसका पार्टी का नाम था आपको NLD, यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और यहाँ पे ये जो पार्टी जीती, तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थी, यानी जो नेतृत्व कर रही थी, वही थी आपकी आंग सुन सूकी, जो आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे किस देश की है। तो आंग सुन सूकी जो है ये आपको इसी के नेतृत्व में जो है NLD यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी यहाँ पे म्यांमार में जीतती है। और यहाँ पे जब जीत गई आपको आंग सुन सूकी यानी NLD पार्टी जीत गया, तब यहाँ पे इसको प्रधानमंत्री बनाना था। लेकिन यहाँ पे जो पहले सैनिक व्यवस्था लागू हुआ था 1962 में,
ये सब जो है चुनाव को भंग कर दिया, चुनाव को नहीं मांगा, बोला कि नहीं हम चुनाव के निर्णय को नहीं मानते हैं, हम फिर से हम ही यहाँ का शासक रहेंगे। कौन? यहाँ के जो है सैन्य अधिकारी सब बोलने लगा। तो यहाँ पे सैनिकों के द्वारा जो है और लोगों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे पार्टी जीत चुका था, तो बहुत विरोध हुआ, बड़े लेवल पे विरोध हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो आंग सुन सूकी थी, यहाँ पे इसको जेल में नजरबंद कर दिया बहुत दिनों के लिए। जब नजरबंद कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जेल के अंदर ही आपको पत्र के माध्यम से चुनाव आपके लड़ती रही। और यहाँ पे विश्व के देशों ने इसको बहुत सहयोग किया कि हाँ आंग सुन सूकी ने यहाँ पे एक महिला होकर इतना अच्छा काम किया है। तो इसी को लेकर यहाँ पे नोबेल का शांति पुरस्कार भी इसको मिला था। तो ये भी आपको याद रखिएगा, आंग सुन सूकी को जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। तो नोबेल शांति किसको मिला था? तो आंग सुन सूकी को मिला था। और फिर जाकर जो है जब सब देशों ने सहयोग किया, तो यहाँ पे 2015 में जो है आपको यहाँ पे जाकर चुनाव हुआ था, और चुनाव में जो है फिर आपका एनएलडी पार्टी यहाँ पे जीती। तब जाकर यहाँ पे सरकार बनी थी एनएलडी की। तो एनएलडी को याद रखिएगा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। और म्यांमार के बारे में आप इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अब आगे। जितना यहाँ पे हम आपको बताए हैं, यहाँ पे आपका काम है ये सबको जो है आप कॉपी पे लिख लीजिएगा कहीं, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे केवल जो पीडीएफ में हम यहाँ पे ऐड किया गया है, टाइप किया गया है, उससे पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बताइए, अगर आप क्वेश्चन सीधा पढ़ते, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको बिना कंसेप्ट पढ़े हुए क्वेश्चन पढ़ते यहाँ पे कि हाँ आंग सुन सूकी जो है किस देश का संबंध है, तो सोचते कि हाँ ये आपको चाइनीज नाम लग रहा है तो मान लेते चीन, और आप यहाँ पे नंबर काउंट कर लेते, लेकिन यहाँ आंसर होगा इसका म्यांमार। तो यहाँ पे ये चीज जो है आपको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 27 नंबर की स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व नामक लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति के द्वारा स्थापित हुए थे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ही इसका कट गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जो है यहाँ पे लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति में, तो यहाँ पे जब 1789 में हुआ था फ्रांस का क्रांति, तो उसके तहत हुआ था। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख लीजिए कि फ्रांस की क्रांति के समय ये आपको लागू हुआ था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो 27 का यहाँ पे याद रखेगा फ्रांस की क्रांति। 28 नंबर हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन। और 28 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है लोगों को प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे देखिए लोकतंत्र में कौन अधिकार जो है प्राप्त नहीं है। देखिए पहला इसमें है हड़ताल करने का। तो हड़ताल करने का अगर हम देखें तो लोकतंत्र में जो है प्राप्त दिया गया है, अधिकार है। विचार अभिव्यक्ति का भी अधिकार दिया गया है। संघ अथवा संगठन बनाने का भी दिया गया है। तो यहाँ पे उपरोक्त जो है इसका आंसर 28 का डी हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में जो है अगर हम बात करें तो कितने सदस्य हैं, वो आपको है 15। 15 में जो है आपके 10 जो है अस्थायी है और 5 जो है अस्थायी है। तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सुरक्षा परिषद में वीटो का पावर जो है मिला है? तो यहाँ पे नहीं मिला है, आंसर यहाँ पे है नहीं मिला है। तो आपको बताया है वीटो का जो पावर है किसको मिला है, वह मिला है अस्थायी सदस्यों को। और अस्थायी सदस्य में आपको हम बता दें कि कौन कौन देश आते हैं। यानी वीटो जो पावर है वह मिलता है 5 को, और ये अस्थायी सदस्यों को मिलता है। तो वहां पे आपको हम बताए हैं कि आपका अमेरिका हो गया, अमेरिका को मिला है। फिर अगर हम बात करें तो आपको चीन को मिला है। साथ में आपको यहाँ पे याद रखिएगा रूस को मिला है, फ्रांस को मिला है, और साथ में आपको ब्रिटेन को मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन इसमें नहीं है, भारत दिया है। तो भारत को जो है वीटो पावर यहाँ पर आप नहीं है, क्योंकि भारत जो है अस्थायी सदस्य में शामिल हुआ ही नहीं है, तो इसको कहाँ से मिलेगा। 31 नंबर है कि चिल्ली के पिनासे, यहाँ चिल्ली नहीं होगा, चिल्ली के पिनासे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताया है जो चिल्ली में शासन था, तो वहां पे पिनासे के द्वारा 1988 में जो है यहाँ पे आपका सरकार यहाँ पे उसका पतन हुआ था। और यहाँ पे 1988 यानी 31 के क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो यहाँ पे 31 नंबर आप देख लिए, सॉरी 31 का सी होगा। आगे हम चलेंगे अब 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बताया है आपको द हेग में है, और बाकी जो आपका 5 अंग था उसका न्यूयॉर्क में है। तो ऑप्शन ये भी आपको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला है 33 नंबर के, चिल्ली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई थी? तो चिल्ली में जो हम बात करें लोकतंत्र की बहाली, तो 2006 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन गलत लग रहा है, नेपाल में हुआ था 2006 में। तो यहाँ पे चिल्ली पूछा है, तो यहाँ पे नेपाल, आप नेपाल में लोकतंत्र की बहाली 2006 में हुआ था, नेपाल इसको कर लीजिएगा। 34 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि इन कथनों में कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड के हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष नहीं रखी थी? तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे हड़ताल जब मजदूर कर रहे थे यहाँ पे पोलैंड में,
जो आपको लिनन जहाज कारखाना था, जब यहाँ पे जो क्रेन महिला थी उसको छुड़ाने के लिए यहाँ पे हड़ताल किया जा रहा था, तो वहाँ पे एक मांग रखी थी। और देखिए यहाँ पे कौन कौन मांग था और कौन नहीं था। यहाँ पे पूछ रहा है कौन यहाँ पे मांग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका 34 नंबर में पहला इसमें है कि देश में स्वतंत्र मजदूरों को संघ मान्यता मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये मांग लोग मांग रहे थे। देश में सैनिक शासन की स्थापना की जाए, तो यहाँ पे ये हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये जो है मांग ये भी की जा रही थी। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, ये भी कह रही थी। प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए, तो यहाँ पे जो है ये जो है वहां पे नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे नहीं वाला पूछा है, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ये आपका एक अलग पॉइंट हो गया प्रेस वाला। ये चला था मजदूर वाला और बात यहाँ पे बोल दिया प्रेस वाला, तो इसको यहाँ पे हटा दीजिए। ऑप्शन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संगठन बनाने की मान्यता यहाँ पे प्रदान की गई। तो आपको हम बताए हैं कि आपको पोलैंड में जो है आपको मजदूर संगठन जो था सोलिडरिटी ने यहाँ पे क्या किया, साम्यवादी सरकार में जो जाउलेंस्की था उसको हटाकर यहाँ पे आपको मजदूर संगठन का सरकार बनाया था। तो 35 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। तो लोकतंत्र के विस्तार में किसके द्वारा मदद मिलेगी, देखिए वयस्क मताधिकार व्यवस्था से, सैनिक तख्तापलट से, या वंशानुगत राजतंत्र व्यवस्था से, या राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने से। तो ये जो है आपका सब नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे जो वयस्क मताधिकार है उसके माध्यम से जो है लोकतंत्र का विस्तार होगा। तो 36 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर है कि प्राचीन युग में निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र जो व्यवस्था नहीं थी। तो प्राचीन युग में बात हो रहा है कि इसमें नहीं था। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन है भारत में, तो भारत में प्राचीन समय से चलता आ रहा है। उसके बाद देखिए आपका उसके बाद देखिए रोम में भी था, रूस में भी था, सॉरी रूस में नहीं था, यहाँ पे चीन में था। तो यहाँ पे 37 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा प्राचीन काल में जो आपका रूस था, यहाँ पे आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है नहीं लागू था। तो ये आपको रूस इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 38 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज किस देश में प्रचलित है। तो 38 नंबर क्वेश्चन है और देखिए यहाँ पे भारत हो गया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो आपको स्विट्जरलैंड में जो है यहाँ पे स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे चलेंगे। आगे देखिए अगला यहाँ पे है 44 नंबर क्वेश्चन कि लोकतंत्र के कितने रूप है। तो लोकतंत्र के दो रूप है, एक आपका प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में होता है कि आपको सीधे हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं, और अप्रत्यक्ष में होता है कि हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो उसको चुनते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में हम लोग अगला जो चैप्टर है लोकतंत्र के बारे में उसमें हम लोग पढ़ेंगे। 45 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो 1945 में हुआ था। तो 45 का यहाँ पे देखिए सी नंबर ऑप्शन यानी 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 16 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां सबसे पहले जो है जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। तो आपको सबसे पहले हुआ था आपको न्यूजीलैंड को। तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि नेपाल में प्रथम संविधान कब बना था। तो नेपाल की अगर बात करें तो सबसे पहले बना था 1900 यहाँ पे 48 में। तो यहाँ पे जब नेपाल आजाद हुआ था तो शुरू में यहाँ पे आपको संविधान बना था। तो 47 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी, कि नेपाल में प्रथम संविधान बना था 1948 को। 48 नंबर देखिए आपका अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। लोकतंत्र की यह परिभाषा जो है किस विद्वान ने दिया है, और ये बहुत बार आपको पढ़े होंगे, अब्राहम लिंकन ने यह आपको दिया गया है, अब्राहम लिंकन के द्वारा। 49 नंबर है कि आयंदे कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो आपको आयंदे के बारे में हम बता चुके हैं कि आयंदे जो है कहाँ के थे। तो आपको चिल्ली के ये राष्ट्रपति थे, जिसे पिनासे ने यहाँ पे जो जनरल था पिनासे, इसको यहाँ पे हटाकर वहाँ पे क्या जो है सैनिक व्यवस्था लागू किया था। 50 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। आपको बताए हैं जो है इसमें 6 अंग होता है। तो देखिए इसमें कौन नहीं है, जैसे महासभा होता है, सुरक्षा परिषद भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होता है, ये दक्षेस जो है यानी आपको ये सार की बात बोल रहा है, सार एक अलग संस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसमें नहीं आएगा। आप देखेंगे आगे यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प सही है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको जो है इसमें जो जो शामिल है उसका यहाँ पे नाम दिया है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसे जैसे देखिए 51 नंबर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ये अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, रूस और चीन।
यहाँ पे आपको भारत जो है आपको अस्थाई में जो है अस्थाई पूछ रहा है, अस्थाई इसमें शामिल नहीं है, यानी जिसमें जिसमें भारत है उसको काट दीजिए। देखिए इसमें भारत है, ये भी अस्थाई में नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जापान है, वो एक्स्ट्रा आ गया है, जापान भी नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देखिए, यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये जो है आपको शामिल है सुरक्षा परिषद में। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखिएगा। यहाँ पे आप अस्थाई सदस्य देख लिए। अब यहाँ पे चैप्टर जो है समाप्त होता है। अब दूसरा यहाँ पे चैप्टर है लोकतंत्र और क्यों। लोक आइए हम लोग शुरू करते हैं दूसरे अध्याय को। दूसरा यहाँ पे अध्याय है लोकतंत्र क्या और कैसे। और ये जो अध्याय है, ये जब एससीईआरटी पढ़िएगा तो एससीईआरटी में ये दूसरे अध्याय है, और एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में यह पहले अध्याय के अंदर ही दिया गया है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया गया है कि लोकतंत्र में सरकार जो होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र में ऐसा होता है कि लोगों के द्वारा ही, यानी जनता के द्वारा ही अपने सरकार को चुना जाता है। तो यहाँ पे सरकार का पूरा कर्तव्य रहता है कि हम जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, यानी जनता के उत्तरदायित्व को समझे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि लोकतंत्र में सरकार का सर्वोत्तम जो रूप है वह लोकतंत्र को माना जाता है, यानी आपको सरकार का, यानी शासन का सबसे सर्वोत्तम रूप माना जाता है तो वह लोकतंत्र को माना जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में होता है क्या कि आपको जनता की भागीदारी होती है, जनता के कही गई बातों को सुना जाता है, जनता को बोलने का आज़ादी रहता है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया रहता है। तो इसी कारण जो है लोकतंत्र को सर्वोत्तम माना जाता है शासन में। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, जो लोकतंत्र होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये दोनों में अंतर क्या होता है? प्रत्यक्ष मतलब होता है कि एकदम सीधा आमने सामने। तो प्रत्यक्ष मतलब होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को चुन रहे हैं, सरकार को चुन रहे हैं, तो उसमें अगर प्रत्यक्ष यानी भाग ले रहे हैं, यानी आपको मुख्य रूप से अगर आप खुद भाग ले रहे हैं तो वह कहलाएगा प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि आपके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वह अगर सरकार को चुनती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में आप समझ लिए होंगे। अब यहाँ देखिए, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का जो है परिभाषा दिया था, जो बहुत फेमस है और यहाँ पे सबको याद रहता है। इनका यहाँ पे कहना था कि लोकतंत्र जो होती है वह जनता के लिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जनता के लिए, उसके बाद यहाँ पे जनता का, जनता के लिए, जनता का, और यहाँ पे जनता द्वारा चलाने वाली शासन इनको बोला है। तो जनता के द्वारा, यानी अब्राहम लिंकन ने कहा था, ये आपको अब्राहम लिंकन का यहाँ पे इन्होंने परिभाषा दिया था लोकतंत्र का, कि लोकतंत्र जो होती है वह जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा चलने वाली शासन होती है। तो यहाँ पे इनका परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। चीन में सरकार जो है सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, यानी आपको एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, इसी के अंदर आपको सभी पार्टियां मिलकर लड़ती है। तो यहाँ पे जो चीन में हमेशा सरकार बनती है कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो हम लोग आगे जो है जब पढ़ेंगे तीसरा अध्याय तो उसमें आपको चीन के बारे में बताएंगे कि कैसे वहां पे सरकार बनती है। आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे अध्याय दिया गया है कि भारतवर्ष के प्रत्येक वैसे नागरिक को वोट देने का अधिकार है जिनकी उम्र 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यानी आपको पहले अगर हम बात करें तो एक संविधान संशोधन आया था, वह आया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। यहाँ पे क्या हुआ था कि इसमें इस संविधान संशोधन के तहत जो वोट देने का अधिकार था उसको 18 वर्ष कर दिया गया। इससे पहले जो है 21 वर्ष था। तो ये कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर कब किया गया था। तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है भारत में जो वोट देने का अधिकार है वो 18 वर्ष कर दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए, अगला यहाँ पॉइंट दिया गया है कि लोगों की भागीदारी वाली सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है, यानी जिसमें जो है लोगों की भागीदारी होती है, यानी लोग जो है चुन मिलकर आपको सरकार चुनती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार। और स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष जनता प्रजातंत्र है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष वहाँ पे प्रजातंत्र है। जबकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत जैसे हो गया, या आपको यूएसए हो गया, या कनाडा हो गया, या आपके यूनाइटेड किंगडम हो गया यानी ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो यहाँ पे ये आपको पॉइंट जो है याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कहाँ पे है तो भारत में, कनाडा में, अमेरिका में और ब्रिटेन में। जबकि स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहाँ पे जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला देखेंगे हम लोग, पॉइंट दिया गया है कि जहाँ सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है वहाँ लोकतंत्र कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लोकतांत्रिक जब बांटा जाता है
तो वहाँ पे मतदान के आधार पे ही बाँटा जाता है, यानी वोट देने के अधिकार पे ही बाँटा जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे लोग वोट ही नहीं दे रहा है, वहाँ पे लोकतंत्र तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है। अब देखिए अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल ही शासन करते हैं। देखिएगा जब वोट होता है, चुनाव होता है, तो जब चुनाव में जो भी पार्टी जो होता है सबसे ज़्यादा वोट लाता है, वह बहुमत दल का पार्टी कहलाता है और उसी का सरकार बनता है। तो ये पॉइंट आपको दिया गया है, ये सब आपको आसान-आसान पॉइंट है। क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तब वहाँ पे ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होगा। अगला देखेंगे पॉइंट दिया गया है कि प्रकृति से हमें कुछ अधिकार भी मिले हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमको प्रकृति से मिला है कि हाँ, आप स्वतंत्र रह सकते हैं। जैसे समानता का अधिकार है या जीवन जीने का अधिकार है, और इन अधिकारों को जो है मानव अधिकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये सब आपको मानव का अधिकार है जो प्रकृति से हमको मिला है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार। अब यहाँ पे देखिए चीन की हम बात बोल रहे थे कि चीन में जो होता है वहाँ पे आपको हमेशा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। देखिए कैसे बनती है। तो यहाँ पे चीन में जो संसद है, वहाँ पे उसको बोला जाता है, देखिए क्वांगो रेमिमिम दवाइयो दाइवियाओ दाहुई, ये जो है चीन के संसद का नाम है, जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय जन संसद। तो यहाँ पे ये भी पूरा नाम याद रख सकते हैं, क्वांगुओ रेमिमिन दवाइयाओ दाहुई, ये जो है चीन के संसद का नाम है। और यहाँ पे चीन की संसद के लिए जो है प्रति 5 वर्ष पे नियमित चुनाव होता है। जैसे भारत में 5 वर्ष पे चुनाव होता है, उसी प्रकार यहाँ पे चीन में भी 5 वर्ष पे चुनाव होता है। इस संसद को जो है देश का राष्ट्रपति चुनने का जो है अधिकार है, यानी जो संसद है यही जो है चीन के राष्ट्रपति को चुनता है। और इसमें पूरे चीन में करीब जो है कम से कम 3000 सदस्य इसमें आते हैं। कुछ सदस्यों को चुनाव का सेना भी यहाँ पे करती है, और कुछ सदस्यों का चुनाव यहाँ पे सेना भी करती है, यह भी याद रखिएगा। और चुनाव लड़ने से पहले जो है सभी उम्मीदवारों को जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। और यहाँ पे ये जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो यहाँ पे इसी के अंदर यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही कोई सरकार बनता है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको यहाँ से याद रखना है चीनी के बारे में। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि, जैसे यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि चुनाव सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टी के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है। और यहाँ पे सरकार जो सादा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो यहाँ पे चीन के बारे में जो है वहाँ पे याद रखिएगा। अब देखिए एक मैक्सिको के बारे में भी आपके बुक में पढ़ना था कि मैक्सिको जो है कब आज़ाद हुआ था। तो मैक्सिको जो है 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर एक 6 वर्ष पे जो है राष्ट्रपति का वहाँ पे चुनाव होता है। तो यहाँ पे मैक्सिको में 6 साल पे चुनाव होता है और चीन में 5 साल पे होता है। और मैक्सिको में आज़ाद कब हुआ था? तो 1930 को हुआ था। ये पॉइंट आपके बुक में दिया था तो याद रखिएगा। एनसीईआरटी के पहले बुक में ही दिया गया है, यहाँ पे एनसीईआरटी में दूसरे चैप्टर में दिया गया है। पहला यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया गया है एक और कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसका प्रयोग जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जा सकता है। यानी आपको लोकतंत्र जहाँ पे है, आपका जीवन का कोई भी अवस्था हो वहाँ पे लोकतंत्र आपको काम आता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। यहाँ पे याद रखिएगा जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पे है जहाँ पे जो जनता है प्रत्यक्ष रूप से यानी एकदम सीधे रूप से आपको शासन में भाग लेती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा होता है कि आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है शासन में भाग लेती है। जैसे भारत में देखिए आपके प्रतिनिधि जो है चुन लिए हैं और प्रतिनिधि के माध्यम से आपको शासन करने को मिलता है। लेकिन जहाँ पे प्रत्यक्ष है यानी जहाँ पे स्विट्जरलैंड अगर हम बात करें तो वहां पर जाकर देख लीजिए आपको जो जनता है स्वतंत्र रूप से यानी आपको सीधे रूप से जाकर आपको शासन में भाग ले सकती है। लेकिन भारत में यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अगला देखिए पॉइंट दिया गया है कि विपक्षी दल एवं मीडिया की सक्रियता के कारण लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना यहाँ पे कम होती है। यहाँ क्यों होती है? क्योंकि देखिए जहाँ भी आपका विपक्षी दल होता है चाहे मीडिया होती है वो आपको सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है हमेशा। अगर कुछ गलत करती है तो यहाँ पे देखिएगा जब संसद में बहस चलता है तो यहाँ पे टीवी में देखिएगा डिबेट, वहां पे जितने भी विपक्षी दल के नेता होते हैं वो हमेशा जो सत्ता पक्ष होते हैं उसकी बुराइयां करते हैं, उसकी खामियां निकालते हैं। तो इससे यह होता है कि जो भी सरकार अभी सत्ता में है वह जागती है कि हाँ हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे विपक्षी दल और मीडिया का जो है बहुत होना जरूरी है लोकतंत्र में, ताकि जो है आपका जो सत्ता पक्ष है पूरा जो डोमिनेट नहीं करे आपको अकेले शासन को। तो यहाँ पे ये सब जरूरी होता है विपक्षी दल और साथ में मीडिया को। तो यहाँ पे इसी के सक्रियता के कारण ही लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना जो है कम होती है, क्योंकि ये लोग इसके खिलाफ जो है आवाज उठाते रहते हैं। अब देखिए अगला यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि बहुमत के शासन का मतलब होता है, बहुमत के शासन का मतलब मूर्खों और अशिक्षितों का शासन
यहाँ पे नहीं समझा जाता है, क्योंकि जब बहुमत दल से कोई भी पार्टी आगे आया है तो यहाँ पे लोग उसको चुनकर भेजा है, तो लोग चुनकर भेजा है, ज्यादा लोग चुनकर भेजा है, तो ज्यादा लोग यहाँ पे अशिक्षित और मूर्ख नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखिएगा। अगला है कि लोकतंत्र नागरिकों का जो है सम्मान बढ़ाता है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसे ऐसे अधिकार मिले हैं जो इनको जो है नागरिकों को उनका सम्मान बढ़ाता है। आगे हम चलेंगे अगला पॉइंट। अगला यहाँ पे है कि कभी कभी लोकप्रियता नेता भी और लोकतांत्रिक और तानाशाह हो सकता है, क्योंकि वोट लेने के समय जो है आपको अच्छी अच्छी बातें करेगा, लोकतंत्र की बातें करेगा, वह नेता बन जाता है, और उसके बाद जो है अलोकतांत्रिक और तानाशाह भी हो सकता है, क्योंकि उसके हाथ में पावर रहता है। तो यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है कि आपातकाल जैसी गलत नीतियों को 1975 में लागू करने के कारण ही इंदिरा गांधी को यहाँ पे पराजय, यानी आपको उसके बाद हार खानी पड़ी थी, यानी हार हुई थी। कब? तो आपातकाल लगा था 1975 में, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और इसी कारण जो है उनको बाद में चुनाव में हार मिला था। अगला है कि एक व्यक्ति एक वोट मोल के सिद्धांत को अब लगभग पूरी दुनिया जो है स्वीकार कर ली है। और उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि लोकतंत्र जो है राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पे आधारित है, यानी आपको जो लोकतंत्र है वह जो भी राजनीतिक अधिकार हमको मिला है बराबर सबको, उसी के आधार पर जो है लोकतंत्र यहाँ पे टिका हुआ है। और अगला है पॉइंट कि चीन में चुनाव लड़ने के पूर्व सभी उम्मीदवारों को जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से अनुमति लेनी पड़ती है, तो उसको हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो है अब इसके जो एमसीक्यू है, चलिए हम उसको देखते हैं एक एक करके सभी को। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग, पहला क्वेश्चन हम देखिए यहाँ पे, इनमें से कौन जो है लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, यानी निगेटिव चुनना है, निगेटिव खिलाफ, यानी लोकतंत्र के खिलाफ में चुनना है। तो पहला है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो, तो यहाँ पे देखिए लोग चुनाव में होता है लोकतंत्र में, ये तो आपको होता ही है, लोगों द्वारा सरकार चुना जाता है। चुनाव निष्पक्ष भी होता है। न्यायालय पर देखिए किसी व्यक्ति का नियंत्रण लोकतंत्र में ये नहीं होता है, तो यहाँ पे यही पूछा है कि कौन लोकतंत्र में आवश्यक नहीं है। तो लोकतंत्र में देखिए न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण होना, ये बात वहां पे नहीं होता है। अगला यहाँ पे देखिए सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी होती है, तो ये आपका होती है, ये आपका सी जो है पहला का आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है लोकतंत्र व्यवस्था को, तो दूसरा का ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग छोड़े हैं वो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि करंट वाला है, जैसे उस समय जो है वर्तमान में कौन, जब बुक में जो दिया गया है उस समय कौन प्रधानमंत्री या उस वैसे टाइप में है, तो उसको हम लोग यहाँ पे छोड़ के चलेंगे। अगला देखिए 7 नंबर है कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है। तो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में क्या अंतर आता है। लोकतांत्रिक में होता है कि जनता जो है, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, और यहाँ पे आपको प्रतिनिधि के द्वारा आपको जो है, इसमें गैर लोकतांत्रिक में होता है। तो यहाँ पे वोट के आधार पे, क्योंकि आपको लोकतांत्रिक में क्या होता है कि जो भी सरकार बनती है वो जनता वोट करके चुनाव करती है, और जहाँ पे गैर लोकतांत्रिक नहीं है, यानी मान लीजिए जहाँ पे राजा है या सैनिक है, तो वहां पे जो है जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी आपको मतदान के आधार पे जो इन दोनों में अंतर होता है। तो 7 का ए हो जाएगा, यानी वोट के आधार पर ही लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक के यहाँ पे हम लोग इसको बीच में अंतर बता सकते हैं। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो लोकतंत्र में बताया है कि जनता के द्वारा यहाँ पे शासन होता है, तो 8 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग 9 के द्वारा, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर यहाँ पे है कि इनमें से कौन सी प्रणाली जो है विश्व में सबसे अच्छी प्रणाली है, तो वही आपको लोकतंत्र वाली। 10 नंबर है कि लोकतंत्र पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर किसके हाथों में होती है, तो लोकतंत्र की पद्धति में जो सरकार होती है वह जनता के हाथों में होती है, जब चाहे जनता उसको गिरा सकती है तब बना सकती है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में विधानमंडलों में किससे किसके लिए जो है स्थान आरक्षित है। तो विधानमंडल में आप सुने होंगे लोकसभा में जो है आपको कितना है, तो यहाँ पे SC ST को जो है छूट मिला है सीटों के लिए, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा। आपको मालूम होगा SC को कितना सीट मिला गया है, तो SC को जो है आपको ST को जो है यहाँ पे आपको मिला है 84, और जो ST है इसको मिला है आपको 47। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो आपको अनुसूचित जाति है उसको 84 सीट मिला है, और जो अनुसूचित जनजाति है उनको यहाँ पे 47 सीट आरक्षण किया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा है कि विधानमंडल में किसके लिए सीट जो है आरक्षण है, तो पिछड़ा के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है,
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से किस कथन को जो है आप लोकतांत्रिक मानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में कौन चीज यहाँ पे सही है उसके बारे में हम लोग को चुनना है। तो पहला यहाँ पे है कि एक शिक्षक छात्र से पूछ रहा है कि कक्षा में इस प्रकार बार बार प्रश्न पूछकर मेरा ध्यान मत हटाओ। तो यहाँ पे एक शिक्षक बोल रहा है, तो यहाँ पे लोकतंत्र में बात ये कहीं सूट नहीं करता है। तो यहाँ पे ये जो है इसका नहीं होगा। बी नंबर है कि एक पिता अपनी पुत्री से कहती है कि तुम्हारे शादी के बारे में तुमसे राय विचार करना मुझे उचित नहीं है। तो ये भी आपको कहीं संविधान में नहीं लिखा गया है कि हाँ आप अपना बेटी से पूछ के ऐसे शादी कीजिए। तीसरा नंबर है कि देखिए कर्मचारी अपने अधिकारी से बोलता है कि हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार काम करना चाहिए। ये बात आपका बिल्कुल सही है। देखिए कहीं भी आपको कर्मचारी जो है चाहे प्राइवेट में काम कर रहा हो या आपको सरकारी में कर रहा हो, तो वहाँ पे जो कर्मचारी अपने अधिकारी से बोल सकता है कि यह हमें काम करने की जो ड्यूटी है इतना घंटे दिया गया है, उसी के अनुसार वहाँ पे काम होता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है और ये लोकतंत्र से मिलता जुलता बात है। 13 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि अब्राहम लिंकन जो है किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये आपके अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो 13 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर यहाँ पे है कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर होता है। तो बताए हैं आपको वोट के आधार पर यानी मतदान के आधार पर। तो 14 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गाँव में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई है। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन गाँवों को लोगों के द्वारा कई तरीकों का विचार किया गया। इनमें से कौन जो तरीका है और लोकतांत्रिक है यानी आपको लोकतंत्र के खिलाफ है। जैसे देखिए जैसे यहाँ पहला दिया है कि अदालत में पानी को अपने जीवन का अधिकार का हिस्सा बताने पे मुकदमा करना। तो ये आपको लोकतांत्रिक वाला हो गया। चुनाव का बहिष्कार कर सभी दलों का ध्यान आकृष्ट करना। तो चुनाव का बहिष्कार जो है जनता खुद नहीं कर सकती है, लोग मिलकर। उसके बाद देखिए यहाँ पे सरकारी अधिकारियों को घूस देकर। तो यहाँ पे यह जो है घूस देना, क्योंकि ये अलोकतांत्रिक बात है। लोकतंत्र में कहीं नहीं बोला गया है कि हाँ आप किसी को काम करवाने के लिए घूस दीजिए। तो यहाँ पे जो 15 का होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डी नंबर था कि सरकारी नीतियों के विरुद्ध जनसभाएं करना। तो जनसभा आप कर सकते हैं, लोकतंत्र में बोला गया है। लेकिन जो है घूस देना कि हाँ हमारे यहाँ कल हला दीजिए, आपको घूस देते हैं, ये आपको ऐसा लोकतंत्र में कहीं नहीं गया है। तो यहाँ पे 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे है कि सैनिक शासन में भारत की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है। तो जहाँ पे देखिए बात हो रहा है सैनिक शासन यानी सैनिक तंत्र का। तो यहाँ पे आपको किसके हाथों में होगा, तो सेना या फौज के हाथ में होगा इसका शासन। तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र जो है अभी वोट देने की नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र वहीं आपका 18 वर्ष। तो यहाँ पे 17 का सी हो जाएगा। ये सब आपके बुक का लाइन है, बुक में आपका एक कहानी के माध्यम से दिया गया है। तो उसी में से जो भी क्वेश्चन आपको बनता है उसको यहाँ पे शामिल किया गया है। यहाँ पे आपको पॉइंट जो है ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में शासन का जो आधार होता है जनता के द्वारा होती है, तो वह आपके लोकतंत्र में होता है। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश में सैनिक के द्वारा तख्ता पलट कर स्थापित करने का उदाहरण मिलता है। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे पहले चैप्टर में ही कि जो पाकिस्तान था वहां पे देखे थे 1999 में क्या हुआ था कि वहां के जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे कौन से, तो आपके नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ को यहाँ पे हटा दिया गया था परवेज मुशर्रफ के द्वारा। तो परवेज मुशर्रफ ने यहाँ पे नवाज शरीफ को हटाकर और यहाँ पे ये प्रधानमंत्री बन गया था। और ये सैन्य यानी आपको सैनिक तंत्र वाला ये आपको प्रशासन यहाँ पे चलाया था। तो यहाँ पे तख्ता पलट किया था नवाज शरीफ को हटाकर। तो यहाँ पे 19 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में मिला था। तो 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लगा दीजिए। आगे चलेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर यहाँ पे निम्नलिखित में से किस देश में प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं थी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए भारत में भी था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे चीन में भी था, रोम में था, नेपाल में जो है आपको प्राचीन लोकतंत्र प्रचलित नहीं था। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर है कि वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में देखने को मिला है। तो आपको बताए हैं स्विट्जरलैंड में जो है आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो 21 का यहाँ पे आपको 20 हो जाएगा। 22 नंबर हम देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किस आधार पे अंतर। तो वहीं आपको बताया है मतदान के आपको अधिकार पे। तो 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि भारत में मतदान
भाग लेने के लिए। वही न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष। तो 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 24 नंबर है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा कथन है जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, यानी लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। चलिए हम उसको देखते हैं। तो लोकतंत्र में सभी लोगों के मत का मूल्य समान होता है। तो ये आपका जो है, अगर हम बात करें तो ये बात सही है। यहाँ पे हमको निगेटिव चुनना है। लोकतांत्रिक सरकारें ज्यादा मनमानी करती है, तो यहाँ पे ये चीज गलत है। लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो जनता के या संविधान में जो भी नियम है उनके अनुसार काम करती है। तो 24 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग अब। अगला यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ब्रिटेन जो है वहां पे लिखित संविधान नहीं है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, भारत और कनाडा ये यहाँ पे आपको लिखित संविधान मिलेगा, और ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ 25 का ए इसका आंसर होगा। तो 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, यानी सही को चुनना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि भारत में एक ही दल के उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो ये बात आपका बिल्कुल गलत है, कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। 2 नंबर है कि भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग नहीं है। तो ये आपका भारत में जो है आपका स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है, ये एक प्रकार का वैधानिक आयोग है, क्योंकि इसका एक अलग संविधान में चर्चा है। ऑप्शन सी है कि भारत में धर्म के आधार पे मत देने का अधिकार दिया गया है। तो ये बिल्कुल गलत है, आप कोई भी धर्म के हैं जाकर वोट दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि यहाँ बुजुर्ग भी वयस्क नागरिक की भांति मतदान भाग ले सकते हैं। ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही आपका सही है, बाकी जो है गलत है। आगे हम चलेंगे, अब अगला यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में से निम्नलिखित भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो किसकी होती है? लोकतंत्र में अगर किसी समस्या को समाधान करना हो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सत्तारूढ़ दल की, यानी जो सत्ता पक्ष में है उसका, या विपक्षी दल का, या मीडिया का, तो यहाँ पे इन सबों का जो है वहां पे रोल होता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 28 नंबर है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है पहला कि लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकार पर नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। दूसरा नंबर है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो। तो ये भी आपका हम बात करें तो ये भी आपका गलत है। लोकतंत्र में जो आपके होती है या आपकी न्यायपालिका, ये स्वतंत्र होती है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे कि लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला करती है तो उसे भयंकर जनविरोध का सामना भी करना पड़ता है। तो ये आपको बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में देखिएगा अगर कोई गलत फैसला लिया जाता है तो उसके प्रति देखिए जो भी जनता होती है जाकर पूरा भयंकर आंदोलन करती है। तो यहाँ पे 28 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और डी नंबर था कि लोकतंत्र में मीडिया पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये आपको ये गलत है। लोकतंत्र में यहाँ पे भारत में जो है आज़ादी मिली है, मौलिक अधिकार है उसका। जब आप पढ़िएगा मौलिक अधिकार, तो लोकतंत्र में जो है आपको मीडिया का जो है दिया गया है मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है। 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में निम्नलिखित कौन सी बातें यहाँ पे नहीं होती है। तो लोकतंत्र में कौन सी बात नहीं होती है, तो यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है कि धर्म के आधार पर चुनाव होता है। उसके बाद देखिए लोगों को विचार रखने की स्वतंत्रता होती है। तो ये आपको लोकतंत्र में ये बातें कहा गया है। लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है, लोगों का अधिकार लोकतंत्र में नहीं होता है। लोगों को सरकार के समर्थन एवं विरोधी की स्वतंत्रता होती है। तो बिल्कुल सही होती है, क्योंकि लोकतंत्र में चाहे तो सरकार का समर्थन भी कर सकती है और विरोध करती है, और ये लोगों को आजादी मिली है। जो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि धर्म के आधार पर चुनाव, ये जो है लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में कोई भी धर्म के जो लोग है वह जाकर वोट दे सकता है। तो 29 के जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग आगे 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो लोकतंत्र का प्रत्यक्ष साधन यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए नकारात्मक मत देना, या प्रारंभिक सभा, या लोकमत संग्रह, या लोक निर्णय। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में है वो आपको नकारात्मक मत देना यहाँ पे नहीं होता है। ये आपका गलत दिया है, आपको नकारात्मक मत वहां पे दे सकते हैं। तो ये आपका 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो लोकतंत्र में शासन जनता करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर है कि पिनासे ने किस देश में सैनिक तानाशाही को स्थापना की थी। तो पिनासे के बारे में हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि यहाँ पे अगर बात करें तो वहां पे जो चिल्ली था, चिल्ली में आपको पिनासे ने सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी। यहाँ पे आपको याद रखिएगा
तो यहाँ पे जो आयंदे थे, आयंदों को हटाकर यहाँ पे जो ये आपका जो था पिनासे, वहाँ पे सरकार को अपना सरकार बनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिनासे जो था चिल्ली का था। आगे देखेंगे हम लोग 33 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि जनतंत्र के लिए संघर्षरत उस क्रांतिकारी का नाम बतलाइए जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको बताए हैं पहले चैप्टर में कि जो आंग सुन सुकी थी, ये आपको वर्मा की यानी म्यांमार की जो है, इनको मिला था जन शांति के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार। तो यहाँ पे 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक लोकतांत्रिक राज्य में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त रहता है, यानी लोकतंत्र में कौन कौन सा अधिकार जो है मिलता है। तो यहाँ पे देखिए पहला है मतदान का अधिकार, तो ये आपको मिलता है। विचार अभिव्यक्ति का यानी ये भी मिलता है। राजनैतिक सहभागिता का ये भी मिलता है, यानी आपको ये तीनों जो अधिकार है लोकतंत्र में मिलता है। तो 34 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे अब 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं मानी जा सकती है, यानी लोकतंत्र में कौन सा अधिकार नहीं दिया रहता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र में ये होता है। मतदान का अधिकार दिया जाता है। सी नंबर है कि बुद्धिमानों एवं मूर्खों के मत के मूल्य में भिन्नता रहती है। ऐसा बात नहीं है, जितने भी आपको लोग वोट देता है उस सब के वोट का जो मूल्य है वो आपको एक समान होता है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी नहीं मानी जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो नहीं माना जाता है लोकतंत्र में। तो यहाँ के 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कदम जो है अलोकतांत्रिक कहा जाएगा, यानी लोकतंत्र के खिलाफ है। तो यहाँ पे अलोकतांत्रिक वाला देखिए पहला यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है कि न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना। तो ये अलोकतांत्रिक नहीं, ये लोकतांत्रिक बात है। लोकतंत्र में न्यायपालिका जो है स्वतंत्र होता है। उसके बाद देखिए आर्थिक नीति का जनहित के आधार पर तय किया जाना। तो यहाँ पे ये भी आपको लोकतंत्र में होता है, अलोकतंत्र में नहीं होता है। संसद के द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक की जांच का अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका के पास होता, ये भी आपका लोकतंत्र में होता है। जो डी नंबर ऑप्शन है विदेश नीति के निर्धारण में दूसरे देशों का हस्तक्षेप किया जाना। तो यहाँ पे विदेश नीति अगर आप कर रहे हैं तो दूसरे देशों आकर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। ये आपको अलोकतांत्रिक बात है, तो यहाँ पे लोकतंत्र के खिलाफ है। तो 36 का यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम अब यहाँ पे 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष जो है सैनिक तख्तापलट के द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथों में ली थी। तो अभी बताएं 1999 में जो है आपको, इसके पहले जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे उसको यहाँ पे हटाकर 1999 में जो है परवेज मुशर्रफ यहाँ पे बन गए थे, और उस समय नवाज शरीफ को हटाकर बने थे। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, नवाज शरीफ को जो है परवेज मुशर्रफ हटाकर यहाँ पे 1999 में जो है खुद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गया था, और वहाँ पे सैनिक तंत्र लागू किया था। तो 37 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहां औरतों को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बुक के अनुसार शुरू मतलब है, तो बुक में जो है यह दिया गया था, लेकिन यहाँ पे ये सऊदी अरब इसका आंसर होता। लेकिन यहाँ पे 2015 में याद रखिएगा, 2015 से पहले ही जो सऊदी अरब की महिला थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन 2015 से जो है इनको वोट देने का अधिकार हो गया है। तो 38 का यहाँ पे इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। यहाँ पे याद रखिएगा इसका होता ये, लेकिन ये नहीं होगा। अब हम देखेंगे 39 नंबर, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यकों गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली, यानी जिम्बाब्वे आजाद कब हुआ था। तो यह हुआ था आपको 1980 में। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे माना जाता है। तो लोकतंत्र को माना जाता है। 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर है कि इनमें से कौन सा कारक जो है लोकतंत्र का दोष नहीं है। तो यहाँ पे लोकतंत्र का दोष कौन नहीं है, जैसे देखिए पहला है कि यहाँ पे कि जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था, ये आपको लोकतंत्र में नहीं होता है, और यही पूछा है कि लोकतंत्र में नहीं होता है। तो यहाँ पे तो पहला ऑप्शन ही हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला इसमें है कि लोकतंत्र का दोष यानी इसमें नहीं है, तो खर्चीली शासन व्यवस्था ये तो आपको वहाँ पे होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत, चरितार्थ या धनवानों की पूजा, तो ये सब जो है आपको लोकतंत्र का दोष नहीं है। लोकतंत्र का दोष ये है कि जनमत आधारित वहाँ पे शासन व्यवस्था, ये आपको उसमें दोष है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव होता है। तो लोकतंत्र जो है एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव होता है। किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे देखिए लोग करते हैं, यानी लोग मिलकर
तो 42 का बी हो जाएगा। 43 नंबर है कि लोकतंत्र का प्रधान अवगुण है, तो लोकतंत्र में कौन सा गुण पाया जाता है? जैसे यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र में देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या आपको विधि की समान, या पे बहुमत का शासन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे लोकतंत्र में ये जो है आपके जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये उसका जो है अवगुण है, लोकतंत्र में ये पाया जाता है। 44 नंबर है कि इनमें से किस प्रकार की शासन व्यवस्था को मूर्खों की सरकार कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए, मूर्खों की सरकार पूछ रहा है, किस शासन व्यवस्था को इसमें बोला जाता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जो लोकतंत्र है उसमें बोला जाता है कि मूर्खों का सरकार है, लोकतंत्र को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 44 का जो है ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, 45 नंबर है कि मैक्सिको को आज़ादी कब मिली थी? तो आपके बुक में दिया गया है कि मैक्सिको की आज़ादी जो है आपको 1930 में मिला था। तो 45 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग अब 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के एक गांव में विद्यालय नहीं है, वहां के लोगों ने आपसी बैठक कर निम्नलिखित निर्णय लिए, इनमें से कौन सा जो निर्णय है आप अलोकतांत्रिक यानी आपको लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं? अब यहाँ पे देखिए, पहला जो यहाँ पे दिया गया है कि सरकार के विरुद्ध जनसभाएं करना, तो यहाँ पे ये तो कर सकता है, ये लोकतांत्रिक बातें हैं। अपने गांव में आए सरकारी अधिकारियों को बंधक बनाया जाए और उन्हें प्रताड़ित किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, जो भी लोग आते हैं सरकारी स्कूल बनाने, आप उसको ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते हैं, ये आपको अलोकतांत्रिक हो जाएगा। ये नहीं कि हाँ, आप जो पढ़ाने आए टीचर या कोई आए सरकारी, उसको बुलाकर पकड़ कर जबरदस्ती स्कूल बनवाइए, ऐसा नहीं होता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर है कि लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है? तो देखिए, लोकतंत्र में किसका नहीं होता है? तो यहाँ पे नैतिक गुणों का जो विकास यहाँ पे होता है, चरित्र का होता है, बंधुत्व का भी होता है, भ्रष्टाचार का यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि विपक्षी दल या मीडिया जो है उसके खिलाफ आवाज उठाती रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 48 नंबर में लिखित में से कौन लोकतंत्र का दोष है, यानी लोकतंत्र का अवगुण यहाँ पे कौन है? जैसे देखिए, दलीय व्यवस्था का विकास, उसके बाद यहाँ पे बहुमत की तानाशाही। देखिए, लोकतंत्र का ये दोष है, बहुमत का तानाशाही जो है वहां पे नहीं चलता है, क्योंकि जो भी नियम बनता है वह संसद बनाती है, और संसद में या विपक्ष दल और आपके सत्ता पक्ष दोनों रहता है, तभी जाकर ये सब चीजें होती है। तो 48 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए देखिए, यहाँ पे कौन जो है आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा का विकास लोकतंत्र को जो है यह आपको सफलता दिलाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता भी दिलाएगा, तभी जाकर आपको विपक्षी दल में काम करेगा ये। लिखित संविधान ये भी होना चाहिए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा जो है लोकतंत्र में आवश्यक नहीं है। तो 49 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चैप्टर समाप्त होता है, अब हम देखेंगे संविधान का निर्माण। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये जो अध्याय है, ये आपको एनसीईआरटी में जो है दूसरे चैप्टर है, और एससीईआरटी की बात करें तो ये तीसरे अध्याय में दिया गया है। चलिए इसके बारे में हम अच्छे से कवर करते हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट दिया गया है। तो सबसे पहले आपको बुक में दिया गया था दक्षिण अफ्रीका के बारे में, कि दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर नेल्सन मंडेला की बहुत भूमिका थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ही यहाँ पे आपको गोरों और काले के बीच में रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़े थे, तब जाकर वहां पे स्वतंत्रता मिली थी दक्षिण अफ्रीका को। तो यहाँ पे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे देखिए, डॉक्टर नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, क्योंकि ये अश्वेत थे यानी काले व्यक्ति थे। तो यहाँ पे ये गोरा गोरा जो लोग थे, उनके खिलाफ जो है यहाँ पे रंगभेद नीति का राजनीति लगाकर इनको जेल में बंद कर दिया था। तो अगला यहाँ पे देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव होता है। तो शासकों का जो चुनाव होता है लोकतंत्र में, जो भी सरकार बनती है वह सरकार लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 43 नंबर है कि लोकतंत्र का प्रधान अवगुण क्या है, लोकतंत्र का दोष क्या है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या बहुमत का शासन, या आपको विधि का शासन। तो यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखिएगा जिसका सरकार आता है उसी का सब कुछ चलता है, तो ये आपको गलत है। ये आपको इसमें जो है 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर है कि इनमें से किस प्रकार की शासन व्यवस्था को मूर्खों का सरकार कहा जाता है? तो यहाँ पे मूर्खों का सरकार जो है आपको लोकतंत्र को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा माना जाता है कि जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, वो सभी जो है आपको पढ़ लिख कर बनते हैं। लेकिन जो लोकतंत्र में है तो आपको कोई भी बन सकता है, अनपढ़ भी बन सकता है आपको देश को चलाने वाला। तो इसलिए इसको बोला जाता है मूर्खों की सरकार। और ये जो है बात बोली थी अरस्तू ने। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि अरस्तू ने जो है आपको लोकतंत्र को मूर्खों की सरकार कहा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे 45 नंबर है कि मेक्सिको की आज़ादी का वर्ष क्या है, यानी मेक्सिको कब आज़ाद हुआ था? तो आपके बुक में ये पॉइंट दिया गया था
तो मैक्सिको जो है आपको 1930 में आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बिहार के एक गांव में विद्यालय नहीं है, वहाँ के लोगों ने आपसी बैठक की और निर्णय लिया तो उसके बाद यहाँ पे किस निर्णय को आप जो है अलोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है कि सरकार के विरुद्ध जनसभाएं करना। तो ये तो आपको लोकतंत्र में आपको ये बात सही है कि अगर आप कोई मांग करना है तो आप जनसभा कर सकते हैं। दूसरा नंबर है कि अपने गाय में आए हुए अधिकारियों को बंधक बनाया जाए और उन्हें प्रताड़ित किया जाए। ये जो है आपको कहीं से भी आपको लोकतंत्र में बात नहीं कहा गया है कि हाँ मान लीजिए कोई सरकारी आपका कर्मचारी आता है आपके गांव में कोई काम करवाना है तो उसको बंधक बना लीजिए। ये जो है आपको अलोकतांत्रिक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे हम चलेंगे अब 47 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में किसका विकास नहीं होता है। तो लोकतंत्र में देखिए विकास नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए नैतिक गुणों का विकास होता है, चरित्र का भी होता है, बंधुत्व का भी होता है। ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का विकास नहीं होता है क्योंकि लोकतंत्र में जितने भी विपक्षी दल के नेता होते हैं इसके पीछे खिलाफ उठाते हैं। तो यहाँ पे 47 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का दोष है। यानी लोकतंत्र का दोष देखिए दलीय व्यवस्था का विकास यहाँ पे यह होता है, लोकतंत्र का दोष नहीं है ये। बहुमत की तानाशाही देखिएगा, जो बहुमत दल का जो है बहुमत का जो है तानाशाही यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला नंबर है 49 नंबर की लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है। तो लोकतंत्र में देखिए कि इसकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना या आपको शिक्षा का विकास। तो शिक्षा का विकास तो आपको लोकतंत्र में होता है, लिखित संविधान भी यहाँ पे होता है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये भी आपको लोकतंत्र की बढ़ावा देती है। लेकिन भ्रष्टाचार की जो बढ़ावा है, अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा